नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं एक नई कहानी लेकर के जिसका नाम है तुम मेरे हो। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कॉलेज के कैंटीन में बैठा एक लड़का और एक लड़की समोसा और चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। उनके बीच हंसी मजाक चल रहा था। कभी लड़की लड़के को धक्का दे रही थी तो कभी लड़का लड़की को। आ समीर, तू बहुत बुरा है, कितनी जोर का धक्का मारा है। सारा अपने कंधे को सहलाते हुए कहती है, तू भी कुछ कम नहीं है, धक्के मार रही है। वो अलग बात है, मुझे तेरे इन चूहिया वाले धक्कों से असर नहीं पड़ रहा है। समीर सारा के मजे लेते हुए कहता है, बंदर कहीं का हूँ। सारा मुंह बनाते हुए फिर से अपनी चाय पीने लगती है। ओ माई गॉड, सच सो ब्यूटीफुल गर्ल। समीर अपना मुंह हैरानी से खोले हुए सामने देख करके कहता है। समीर को इतना हैरान देख करके सारा भी अपने पीछे मुड़ करके उसकी नज़रों का पीछा करते हुए देखती है तो उस लड़की को देख करके उसका मुंह अपने आप बन जाता है और कहती है, ये अगर ब्यूटीफुल है तो मेकअप की दुकान किसे कहेंगे। एक नंबर की मुझे बंदरिया लग रही है। सारा उस लड़की से अपना मुंह फेर लेती है और समीर की तरफ देख करके बुरा बुरा मुंह बनाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं बंदर और बंदरिया जोड़ी जम जाएगी। समीर अभी भी उस लड़की को मजनू की तरह देख रहा था। ओ मजनू की औलाद, उसे घूरना बंद कर और अपना मुंह भी कहीं ऐसा ना हो कि मुंह में मक्खी घुस जाए। सारा समीर के सामने अपने हाथ हिलाते हुए कहती है, तू मेरी दोस्त नहीं दुश्मन है, तुझसे तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती ना। समीर मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ नहीं देखी जाती, चल अब नौटंकी ना कर, क्लास के लिए देर हो जाएगी। सारा समीर को अपने साथ खींच करके ले जाते हुए कहती है। समीर अभी भी उस लड़की को ही देख रहा था। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। सारा और समीर भी साथ में कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। तभी समीर की नज़र उसी लड़की पर पड़ती है जिसे उसने आज सुबह कैंटीन में देखा था। वो उनके आगे आगे अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ जा रही थी, जिसे देख करके समीर आवाज़ लगाता है, हे रिया। आवाज़ लगाने पर रिया रुक जाती है और पीछे मुड़ करके देखती है। उसे इस तरह से किसी का रोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो एक मगरूर और अमीर लड़की थी। सारा तो एकदम चौंक सी जाती है समीर की इस हरकत पर। वो उसे घूर करके देख कर कहती है, तुझे इसका नाम कैसे पता चला? तू आ तो मेरे साथ, बाद में बताता हूँ। समीर सारा को अपने साथ खींचते हुए रिया के पास पहुँच जाता है और कहता है, हाय रिया, सारा तुमसे कुछ बात करना चाहती है। समीर की इस बात पर सारा झेंप जाती है। वो गुस्से और हैरानी दोनों भाव से ही समीर को घूरने लगती है। तभी समीर उसके बाजू में हल्की सी पंच करते हुए कहता है, बोलो ना सारा, अब क्या काम था? रिया समीर पर अपनी नज़र हटा करके सारा पर अपनी तीखी नज़र डालते हुए, जिसे देख सारा कहती है, हाँ ओ मैं ये कहना चाह रही थी कि आज सुबह से मैं तुम्हें कहना चाहती थी कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सारा ने उसकी झूठी तारीफ की थी, जबकि वो उसे एक आंख भी ना भाई थी अपने वन पीस सूट में, जिसकी वजह से लड़के उसके आगे पीछे करते हैं। ओ थैंक यू, रिया कह करके फिर से आगे बढ़ जाती। उसे किसी से बेवजह बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रिया को जाता देख करके समीर सारा से कहता है, रोक रोक, प्लीज उसे रोक और उससे दोस्ती कर। समीर विनती करते हुए कहता है। सारा उसे घूर करके देख करके कहती है, मैं कुछ नहीं करूंगी, पहले ही तूने मुझे फंसा करके उसकी झूठी तारीफ करवा दी है। मैं उससे दोस्ती तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली, तुझे करनी है तो जाकर, मैं जा रही हूँ घर। सारा कह करके गुस्से में आगे बढ़ जाती है। समीर एक नज़र रिया को देखता है, जो अब तक अपने कार में बैठ चुकी थी, इसलिए सारा केस पीछे जाते हुए कहता है,
हे सारा रुको तो, तुम तो नाराज हो। सारा अपने तेज कदमों से आगे बढ़ गई थी और जा करके कार के फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। समीर भी कार में आकर के बैठ जाता है और कार स्टार्ट करते हुए कहता है, सॉरी यार, मैंने जो किया वो बस अचानक ही मेरे माइंड में आ गया था, क्योंकि रिया मुझसे बात तो करती नहीं। सारा समीर को घूरती है और खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ जाती है। मुझसे दूर रह समीर, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी है। सारा अपनी स्टडी टेबल पर बैठ करके नोट बना रही थी, तभी समीर पीछे से आ करके उसकी आंखें बंद कर लेता है और सारा गुस्से में चिल्ला उठती है, अरे यार अब इतना भी क्या गुस्सा, माना मुझे बता देना चाहिए था पहले, बट आई श्योर मेरे माइंड पहले से कोई प्लान नहीं था। बस रिया को देख करके अचानक मेरे मुंह से उसका नाम निकला और वो कुछ कहे ना, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम लगाया कि तुम्हें कुछ बात करनी है। आज दोपहर में हुई कॉलेज की बात को समीर सारा से क्लियर करते हुए कहता है। सारा अभी भी अपने नोट बनाने में बिजी थी। उसे न जाने क्यों समीर के मुंह से रिया का नाम सुनना तनिक भी नहीं भा रहा था। अरे यार मान जाना मेरी गोलू मोलू प्यारी सी चुहिया, समीर सारा के गालों को खींचते हुए कहता है। सारा तिरछी नजर से समीर को घूरती है और उसके हाथों से अपने गालों को छुड़ा करके सहलाते हुए कहती है, गाल हैं ये मेरे, कोई रबर नहीं जो खींचे जा रहा है। अच्छा तो अब तू नाराज नहीं है ना? समीर भी इसके बगल में पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहता है। नाराज नहीं, मैं गुस्सा थी जो आज तूने हरकत की है। आइंदा से उसे मेकअप की दुकान से मुझे बात करने को नहीं कहेगा और ना ही फंसाएगा। सारा समीर को वार्न करते हुए कहती है। देखा जाएगा, क्योंकि तेरे बिना मैं उसके पास नहीं जा सकता ना, समीर कहता है। तेरी तो तू नहीं सुधरेगा, और उसके सिर पर एक बुक उठा करके मारती है। आह, सारा पागल हो गई हो क्या? समीर अपना सर सहलाते हुए कहता है। पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो। खुद को समझ नहीं आ रहा है कि रिया तुम्हारे लायक नहीं है। कहाँ तुम साइंस स्टूडेंट और कहाँ वो कॉमर्स स्टूडेंट, माही गुस्से में कहती है। अरे तो क्या हुआ, वो मुझे पढ़ाएगी और मैं उसे। समीर आगे कुछ कहता, उतने में शालिनी जी आ जाती हैं और समीर बेटा तुम भी यहीं हो? चलो अच्छा है, दोनों ही नीचे आ जाओ और डिनर कर लो, शालिनी जी कह करके चली जाती हैं। शालिनी जी के जाने के बाद सारा एक बार और समीर को घूरती है, फिर उठ करके नीचे डिनर करने आ जाती है। क्या करूं, इस लड़की का गुस्सा नाक पर ही रहता है, समीर खुद से कहता है और कंधे उचकाते हुए वो भी उसी के पीछे पीछे आ जाता है। अगली सुबह कॉलेज के कैंटीन में फिर से सारा और समीर बैठे थे। सारा अपनी बुक खोले पढ़ रही थी क्योंकि एग्जाम नजदीक थे और उनका फाइनल ईयर भी था, पर समीर इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी नज़र बाहर ही थी, रिया की आने का इंतजार कर रहा था। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद रिया नहीं आती तो समीर कहता है, यार सारा, ये रिया को मैं इससे पहले क्यों कॉलेज में नहीं देखा था। सारा अपनी नज़रें किताब से हटा करके समीर को घूर करके देखती है और कहती है, तुम जैसों को ही मजनू कहा जाता है बेटे, हमारा फाइनल ईयर है और उसका फर्स्ट ईयर है। फिर उसको एक किताब फेंक करके देते हुए कहती है, तो उस पर ध्यान देने से अच्छा है पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं इस बार नंबर कम आए तो सुरेश अंकल, समीर के डैड, तुम्हारी अच्छी सी क्लास लेंगे। क्या करूंगा पढ़ करके, संभालना तो डैड का बिजनेस ही है। सारा की दी हुई बुक को उसकी तरफ वापस करते हुए कहता है, बेटे एग्जाम हॉल में मिल, फिर बताती हूँ। कहते रहना कि सारा 5वां नंबर बता दे, ये लास्ट वाला भी। सारा बिल्कुल समीर की नकल करते हुए कहती है जैसे वो करता था। चल जाना, तू कराएगी नकल, देख लेना। फिलहाल मैं अपने रिया को देखने चला। वो आ गई। समीर की नज़र जैसे ही गेट से आते हुए रिया पर पड़ती है, वो फौरन उसके पास पहुंच जाता है। हाय रिया, समीर मुस्कुराते हुए कहता है। हाय, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? रिया थोड़ा सख्त लहजे में कहती है। अजी जानने ना जानने में क्या रखा है, आप मौका दें तो सही, हम अपने बारे में
हर एक चीज खोल करके रख देंगे और आपके बारे में भी कुछ जान लेंगे। समीर एक हाथ अपने सीने पर रखे बड़े ही नजाकत से कहता है, जिस पर रिया हंस देती है और उसके साथ उसकी सहेली श्रेया भी। इधर सारा को कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, मगर वो साफ साफ देख सकती थी कि समीर और रिया किस तरह से हंस हंस करके बातें कर रहे हैं। सारा को जाने क्यों रिया को देख करके चिढ़ मचने लगी थी। उससे वहां एक पल भी नहीं रुका गया। वो अपना सारा सामान उठा करके क्लास में चली जाती है। कॉलेज खत्म होने के बाद समीर और सारा अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में ही समीर कहता है, सारा आज तुम क्लास में मेरे पास नहीं बैठी थी, अखिल के पास बैठी थी, क्या बात है? समीर सारा के थोड़े मजे लेते हुए कहता है, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी बैठूं, तू भी जो आज 2 क्लास बंक किया है। मैंने पूछा क्या कुछ? सारा खिड़की की तरफ मुंह फेर करके गुस्से में कहती है। सारा का मूड कुछ ठीक ना समझ करके समीर चुप हो जाता है और बाद में बात करने का सोच करके कार ड्राइव करने में लग जाता है। घर पहुंच करके सारा को उसके घर छोड़ देता है और खुद अपने घर चला जाता है। रात को सारा अपने स्टडी टेबल पर बैठी पढ़ रही थी और आज समीर उसके पास नहीं आया था। आज दिन में वो पता नहीं कहाँ गायब था। ना जाने क्यों समीर का सारा से दूर होना उसे बुरा लग रहा था। वो आज समीर पर गुस्सा तो बहुत हुई थी, पर उसके बिना वो रह भी नहीं सकती थी। इसलिए अपने गुस्से को एक कोने में रख करके वो खुद अपनी किताब उठा करके समीर के घर पढ़ने चल देती है। आंटी समीर कहाँ है? सारा समीर के घर जा करके उसकी माँ से पूछती है। वो तो अपने रूम में ही है, जब से कॉलेज से आया है अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। सोनिया जी कहती हैं, ओ मैं अभी देखती हूँ, एग्जाम है शायद पढ़ रहा हो। सारा कहती है और वहाँ से समीर के कमरे की तरफ सारा बढ़ जाती है। सारा हमेशा की तरह बिना नॉक किए समीर के रूम में घुस जाती है, क्योंकि उनके बीच कोई प्राइवेसी नहीं थी। पर अब लगता है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि सारा ने जो सुना ना जाने उसे सुन करके उसकी आंखों में क्यों आंसू आ जाते हैं। समीर कॉल पर बात कर रहा था कि रिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगी। सच में आई रियली आई लव यू। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। समीर के ये कुछ लफ्ज दरवाजे पर खड़ी सारा के दिल के सैकड़ों टुकड़े किए थे। उसकी आवाज़ तो नहीं आई थी, मगर दर्द बहुत जोर हुआ था, जो नाकाबिले बर्दाश्त था। सारा अपनी आंखों में आंसू लिए वहीं से उल्टे पांव अपने घर चली जाती है। इधर समीर अपनी मोहब्बत में इस कदर बिजी था कि ना उसे सारा के आने का एहसास हुआ और ना जाने का। सारा भागते हुए अपने घर आती है और सीधे अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है। पीछे से शालिनी जी आवाज देती हैं, अरे सारा बेटा क्या हुआ, इतनी जल्दी मैं क्यों हो? कुछ नहीं माँ, सारा अपने आंसू के घूंट पी करके रूंधी हुई आवाज में कहती है। सारा अपने बेड पर मुंह के बल लेटी रो रही है और खुद से कह रही है, मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? समीर का रिया के पास जाना, क्यों मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती? क्यों? सारा फिर रोने लगती है और कहती है, आखिर मैं उस शख्स के लिए आंसू क्यों बहा रही हूँ जो मुझे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं मानता? मुझे ही क्यों तुमसे प्यार हो गया समीर? क्यों ना ये रिया आती तुम्हारी जिंदगी में, ना मुझे कभी अपने प्यार का एहसास होता। समीर, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती, बिकॉज आई लव यू एज ए फ्रेंड्स एंड एज ए लव। सारा कहते हुए फिर से रो देती है। अगले दिन सारा तैयार होकर के कॉलेज के लिए निकलने लगती है तो उसे पता चलता है समीर आज बहुत पहले जा चुका है। सारा का दिल एक बार फिर उदासी से घिर जाता है। उसका कॉलेज जाने का मन अब बिल्कुल भी नहीं रहा, पर एग्जाम एकदम करीब थे। वो कुछ मिस नहीं करना चाहती थी और बेमन से ही सही वो ऑटो से चली जाती है। वो चाहती तो अपने ड्राइवर के साथ भी कॉलेज जा सकती थी, पर उसका दिल ही नहीं किया। इसी तरह कई दिन गुजर गए। समीर कभी सारा को कॉलेज ले जाने के लिए भूल जाता तो कभी सारा को कॉलेज से लाना भूल जाता था। इसी बीच सारा की दोस्ती अखिल से हो जाती है, जो उसी का क्लासमेट था। वो सारा को पसंद भी करता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं की। अखिल और सारा कैंटीन में बैठे थे।
अखिल काफी अच्छा था पढ़ने में, इसलिए सारा उससे कुछ समझ रही थी। तभी समीर भी वहां रिया के साथ आता है। समीर के हाथों में रिया का हाथ देख करके सारा का दिल एक बार फिर टूट जाता है। वो अपने आंखों में जमा हो रहे पानी को रोक लेती है और अपनी नजरें फिर से किताब में गड़ा लेती है। सारा, एक बात पूछूं? सारा को इतना उदास देख करके अखिल पूछता है, क्योंकि वो सारा और समीर के रिश्ते के बारे में अच्छे से जानता था कि वो कितने अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट पूरा कॉलेज ही ये बात जानता था। हाँ पूछो, सारा अपनी हल्की नम पलकों को उठा करके अखिल को देख करके कहा। तुम समीर को पसंद करती हो ना? अखिल ने बिना बात घुमाए पूछ लिया था। इससे क्या फर्क पड़ता है, वो अपनी जिंदगी में खुश है। सारा बात को घुमा करके ही सही अपने दिल की बात कह देती है। कोई बात नहीं, तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें उससे अच्छा लड़का मिलेगा। अखिल सारा के हाथ पे अपना हाथ रख करके दिलासा देते हुए कहता है। सारा अपना हाथ अखिल के हाथ के नीचे से धीरे से खींच लेती है और कहती है, हमें अब क्लास चलना चाहिए। सारा अपनी जगह से उठ करके खड़ी होती है। हाँ चलो। अखिल भी उसी के साथ हो लेता है। समीर जाती हुई सारा को और अखिल को एक नज़र जाता देखता है, जिसे देख समीर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसे सारा का अखिल के साथ होना बिल्कुल भी रास नहीं आया था। चले बेबी, रिया उसके हाथ को पकड़ करके उठाते हुए कहती है, जो जाती हुई सारा को देख रहा था। हाँ चलो, समीर चौंक करके कहता है। सारा अपने रूम में बैठी अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी, शायद अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सर्च कर रही थी। तभी सम्राट गुस्से में उसके रूम में आता है। उसे देख करके लग रहा था कि अभी ही वो बाहर से आया है, क्योंकि उसके हाथ में कार की चाबी अभी भी थी। समीर सीधा सारा के सामने आ करके खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम फिर आज अखिल के साथ आई हो? मैं तुम्हें लेने गया था तो तुम कॉलेज में नहीं थी। हाँ, मैंने काफी देर तेरा इंतजार किया था, पर तू नहीं आया तो अखिल के साथ आ गई। वैसे भी तुझे आजकल वक्त कहाँ है मेरे लिए? और फिर उसने ही अपनी तरफ से कहा था और मैं उसे मना नहीं कर सकती थी। सारा अपने लैपटॉप में अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहती है। उसने बात ऐसे कही थी जैसे उसे समीर से बात करने का कोई मन ही नहीं है। सारा, तुम उसके साथ नहीं आ जा सकती हो, वो मुझे रत्ती भर नहीं भाता है, समीर गुस्से से कहता है। हाँ तो क्या अब मुझे तेरी मर्जी से चलना होगा कि किसके साथ आना है और किसके साथ जाना है? सारा अब अपनी जगह से उठ करके खड़ी होती है और अब तक जिस गुस्से को दबा करके रखी थी वो बाहर निकालते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा जानता हूँ कि कौन लड़का कैसा है, और अखिल का तुझे देखना मुझे अजीब लगता है, समीर गुस्से से कहता है। लेकिन उसने समझाने वाले तरीके से कहा था। ओह देखो तो कौन कह रहा है कि उसे अच्छे बुरे की समझ है। अरे वो मुझे किसी भी नज़र से देखे, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू तो खुश है ना रिया के साथ? सारा थोड़ा आगे आ करके समीर को गुस्से में देख करके कहती है। आखिर जिस वजह से उसको गुस्सा आ रहा था उसने उसका नाम ले ही लिया था। हाँ फर्क पड़ता है, समीर भी गुस्से में बोल गया। ना जाने किस एहसास में था कि उसे खुद समझ नहीं आया कि वो क्या बोल गया। और क्यों पड़ता है फर्क? सारा समीर के आंखों में देखते हुए कहती है। उसके कहने के अंदाज में अब नरमी आ गई थी, मानो वो वही सुनना चाहती हो जो वो समीर के लिए महसूस करती। खुद की आंखों में इस कदर सारा को देखते देख करके समीर अपना मुंह फेर लेता है, क्योंकि वो सारा के आंखों में ना जाने क्यों नहीं देखना चाहता था। शायद उसकी वजह रिया थी। समीर के मुंह फेरने पर सारा एक व्यंग मुस्कान से उसे देख देती है और वहां से जाने लगती है। क्या तुम अखिल को पसंद करती हो? समीर उसी तरह दूसरे तरफ मुंह फेर करके पूछता है। सारा जाते जाते रुक जाती है और दर्द भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है, जिसके बाद वो कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं किसे पसंद करती हूँ और किसे नहीं? तुम खुश हो यह काफ़ी है
और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि आज तक तुम मेरी पसंद और नापसंद जान ही ना पाए। सारा की आंखों में आंसू इकट्ठे हो चुके थे, जिससे उसे अपने सामने का सब कुछ धुंधला दिखने लगा था। समीर का भी सिर्फ धुंधला सा साया नजर आ रहा था, जैसे वो अब माही की जिंदगी में इस धुंधले से साये की तरह ही बचा था, जो पास तो है पर उसे छू नहीं सकती है। सारा अब वहां एक पल भी नहीं रुकती, वो वहां से मुंह दबा करके रोते हुए बाहर भाग जाती है। सारा के जाने के बाद समीर उसके जाने वाली दिशा में देखता है। ना जाने क्यों उसका दिल एक अजीब से एहसास से घिर गया था। सारा का इस तरह से रोना उसे बहुत बुरा लग रहा था, मगर एक पल में रिया का ख्याल आते ही वो सारा को भूल जाता है और खुद से कहता है, मैं क्यों सारा के लिए इतना सोच रहा हूँ। उसकी जिंदगी है, वो किसी से भी प्यार करे, फिर वो अखिल हो या कोई और। आखिर मैं भी तो अपनी जिंदगी जी रहा हूँ रिया के साथ। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है शायद, समीर खुद से कहता है और सर झटक करके वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे करके दिन भी कट गए थे। सारा और समीर के ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रह गए थे। काम पड़ने पर बोल देते थे, जो घर वाले भी गौर कर रहे थे। सारा तो अब समीर का इंतजार करना भी छोड़ चुकी थी, क्योंकि उसे पता था समीर जा चुका होगा। क्योंकि रिया की क्लास सुबह 8 बजे लगती थी और समीर और सारा की 10 बजे, पर समीर रिया के लिए पहले ही निकल जाता था। सारा अपने मूड के हिसाब से कभी अखिल के साथ तो कभी टैक्सी और कभी अपनी कार से कॉलेज आते जाते थे। सारा और अखिल की दोस्ती भी काफी अच्छी हो गई थी, मगर सारा का हमेशा समीर की कमी महसूस होती थी, जिसे देख करके अखिल को एक अलग ही जलन होती थी समीर से। वक्त था निकल गया, देखते देखते एग्जाम भी हो गए, रिजल्ट भी आ गया। अब सारा अपने घर रहने लगी थी। ना उसने आगे पढ़ने का सोचा, ना कुछ करने का, जबकि उसके डैड उसे अपनी ही कंपनी में काम करने को कहते, मगर वो उसे भी मना कर देती। समीर ने तो अपने डैड का सारा बिजनेस संभाल लिया था, एक चीज नहीं संभाल पाया था तो वो था अपना और सारा के बीच का रिश्ता, जो इस कदर टूट चुका था कि गांठ लगाने पर भी ना जुड़ता। आज 1 साल होने को था, पर कभी ना समीर ने सारा से बात करने की कोशिश की, ना सारा ने समीर से। रिया के प्यार का भूत इस कदर समीर पर सवार था, ना उसे दिन का पता चलता था ना रात का। सारा बेटा, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? डाइनिंग टेबल पर बैठी कहीं गुम सारा से शालिनी जी ने पूछा। हाँ मॉम, मुझे क्या परेशानी होगी, शादी आज नहीं तो कल होनी ही है। सारा अपने ख्यालों से चौंक करके बाहर आते हुए कहती है, चलो ठीक है, फिर तुम खुश हो, हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए। अब शादी की तैयारियां करने में भी मन लगेगा हमारा। नहीं, हम यही सोच करके परेशान थे कि हमारी गुड़िया खुश नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। सारा की बगल वाली कुर्सी में बैठे राहुल जी, सारा के डैड, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं। सारा हल्के से मुस्कुरा देती है और उठ करके अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसे इतना गुमसुम कहीं देख राहुल जी शालिनी जी से कहते हैं, क्या सच में ये खुश है? इसे देख करके तो नहीं लग रहा है। शालिनी जी एक बार पीछे मुड़ करके जाती हैं और सारा को देखती हैं और फिर राहुल जी की तरफ देखकर कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, शादी इतने करीब है तो थोड़ा नर्वस होगी, हर लड़की के साथ ऐसा होता है, आप परेशान ना हो। राहुल जी हल्के से मूड़ी हिला देते हैं। वक्त अपनी गति से बढ़ रहा था, घर पर काफी चहल पहल थी। हो भी क्यों ना, सारा की शादी जो हो रही थी, आज सारा की हल्दी और मेहंदी की रस्म थी, जिसे सारा पूरे रीत व रिवाज के साथ कर रही थी। उसके चेहरे पर एक दिखावटी मुस्कान थी। भले उसे कोई गौर नहीं कर रहा था, मगर समीर कर रहा था, क्योंकि कुछ भी हुआ हो इन 1 साल में उनके बीच, मगर दोनों को एक दूसरे से बेहतरीन कोई नहीं जानता। समीर काम में लगा था, मगर दूर बैठी उसकी नज़र हल्दी में सनी सारा पर अटकी थी, जो बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आ रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान में खुशी नहीं, एक दर्द और उदासी थी।
करते कराते सारी रस्म खत्म हो गई थी। घर में अब थोड़ा शांति का माहौल था। सभी अपने अपने रूम में आराम कर रहे थे। आंटी सारा कहाँ है? समीर सारा के रूम से वापस आते हुए शालिनी जी से पूछता है। हाँ बेटा सारा, उसे मैंने ऊपर जाते देखा था, शायद वो अपनी मेहंदी सुखाने गई है। शालिनी जी कह करके आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनके हाथों में गिफ्ट थे जिन्हें वो अपने रूम में रखने के लिए ले जा रही थी। समीर वहां से सीधे ऊपर के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। वो ऊपर पहुंचता है तो सारा को एक कोने में बैठा पाता है, जो अपने हाथों की मेहंदी को निहार रही थी। समीर धीरे से उसके पास आता है और उसके बगल में बैठ करके वो भी उसी की मेहंदी को देखने लगता है, जहां सारा के होने वाले पति का नाम लिखा था, और कहता है क्या हुआ, ये नाम पसंद नहीं आया क्या? सारा जो कहीं खोई हुई थी वो चौंक करके अपने बगल में देखती है कि उसकी आंखें आंसू से चमक उठती हैं। वो अपने आंसू को छिपाने के लिए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, जिसे देख करके समीर पूछता है सारा सच बता, तू इस शादी से खुश तो है ना? सारा अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है तुझे किसने कह दिया कि मैं तो बहुत खुश हूँ। सारा अपने आंसू को छुपाने की नाकाम कोशिश करती है, पर वो समीर के आगे छुप ना सके। समीर सारा को गौर से देख रहा था। सारा पहले ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी कि सारा फिर बोलती है और वैसे भी तुझे मेरी खुशी और दुख का क्या, तू खुश है ना? और फिर जब 1 साल से मेरा ख्याल नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरे दिन कैसे कट रहे हैं, तो अब क्यों मेरे पास आए हो हमदर्दी दिखाने? ओ तुझे तो खुशी होगी कि ये सारा नाम की आफत मेरी जिंदगी से चली जाएगी। तू चिंता मत कर, मैं एक बार यहाँ से गई तो तेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी। बस तू खुश रहना रिया के साथ। सारा रोते हुए कहती है। उसने अपने सीने में छुपे हर दर्द को निकाल देती है, मगर ना निकाल सकी तो अपना प्यार जो वो समीर से करती थी, वो ये सब कह करके रिया और समीर का रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी। सारा को इतना दुखी देख करके समीर उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है आई एम सॉरी। समीर को अंदाजा भी नहीं था कि सारा के अंदर इतना दर्द छुपा है। वो उसकी असली वजह भी नहीं जानता था कि वो क्यों इतना दुखी है। उसे लगा ये अखिल की वजह से है। सारा उसके सीने में घुसी बस रोए जा रही थी। वो आखिरी बार ही सही समीर की बाहों में कुछ पल के लिए सुकून से रोना चाहती थी। समीर सारा के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है ये सब उस अखिल की वजह से है ना? तुम उसे पसंद करती हो तो किसी और से शादी क्यों कर रही हो? एक बार घर में बात करती, कम से कम मुझसे ही कहती मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, और फिर यहाँ कोई नहीं मना करता तुम्हें अखिल से शादी करने को, और शायद अखिल भी तो तुम्हें पसंद करता है। सारा समीर से दूर हो जाती है और इसे बेयकीनी से देखते हुए कहती है तुम्हें लगता है मैं अखिल की वजह से? सारा कहते कहते रुक जाती है और अपनी जगह से खड़ी होते हुए कहती है मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी पसंद और प्यार में फर्क होता है, तुम नहीं समझोगे। सारा अपने आप को संभालते हुए कहती है और वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है, और मुड़ते ही उसकी आंखों का बांध टूट जाता है और उसके गालों पर आंसुओं का सैलाब आ जाता है। जाती हुई सारा को देखते हुए समीर खुद से कहता है आखिर इस लड़की को हो क्या गया है? पहले तो ऐसी नहीं थी, अपने हक के लिए लड़ लेती थी। इधर सारा अपने रूम में खुद को बंद कर लेती है। उसका इस समय ये हाल था कि वो मुंह के बल लेटी बस रोए जा रही थी और खुद से कहती है मेरे हक में तुम खुशियां मांगते हो, तुम खुद क्यों मेरे नहीं हो जाते? आज शादी थी, पूरा हाल मेहमानों से भरा था। सारा मंडप में बैठी थी मगर दूल्हे की कोई खबर नहीं थी। अरे समधी जी बारात आ गई, दूल्हा कहाँ है? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। राहुल जी परेशान होते हुए कहते हैं मोंटी बेटा कहाँ है? तुम्हारा भाई वो तुम्हारे साथ आ रहा था ना? नीलेश जी यानी दूल्हे के पिता अपने छोटे बेटे से पूछते हैं आई डोंट नो डैड। भाई साथ तो थे हमारे, पर बीच रास्ते में कुछ काम का बोल करके अपने किसी दोस्त के कार में जा बैठे थे। मोंटी भी हैरान था कि आखिर उसका भाई शादी छोड़ करके कहाँ चला गया।
ऐसे कैसे वो अपने दोस्त के साथ चला गया? तुम्हें एक बार पूछना चाहिए था ना। नीलेश जी मोंटी पर गुस्सा करते हुए कहते हैं। इधर सारा खड़ी खड़ी अपनी शादी का तमाशा देख रहे थे। उसके आंखों से तो अब आंसू भी नहीं निकल रहे थे। पहले उसकी मोहब्बत से वो खुद से तमाशा हुई और अब अपने होने वाले पति की वजह से पूरी भरी महफिल में तमाशा बन चुकी थी। तभी अचानक नीलेश जी का फोन बजता है। फोन पर शो हो रहे नाम को देख करके नीलेश जी कॉल पिक करते हुए कहते हैं, हेलो प्रतीक बेटा, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। नीलेश जी बोल करके चुप ही हुए थे कि ना जाने फोन पर उसने ऐसा क्या कहा कि नीलेश जी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। साथ ही उनके हाथ से फोन भी छूट गया। अरे अरे क्या हुआ है? कुछ लोग आगे आकर के उन्हें संभालते हुए कहते हैं, जिनमें से राहुल जी भी थे। मुझे माफ कर दो राहुल, मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत पर दाग लग गया। नीलेश जी अपने दिल पर हाथ रख करके कराहते हुए कहते हैं। अरे हुआ क्या है समधी जी? राहुल जी चिंतित स्वर में कहते हैं, मेरा बेटा किसी और लड़की के साथ भाग गया। कहते हुए वो बेहोश हो जाते हैं। शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। राहुल जी वहीं अपना सर पकड़ करके बैठ जाते हैं। सारा अब बिल्कुल बुत बन चुकी थी। उसके दाईं आंख से आंसू की सिर्फ एक बूंद गिरती है जो गाल तक आ करके रुक जाती है। समीर भी बस खड़ा सारा को देख रहा था। तभी उसकी नजर अखिल पर जाती है जो परेशान और हैरान खड़ा था। शायद उसे सारा ने ही अपनी शादी में बुलाया था, जिसे देख करके समीर के दिल में एक अजीब एहसास होता है और खुद से कहता है, कोई इंसान इतना बेदर्द कैसे हो सकता है कि उसके सामने उसकी ही मोहब्बत का तमाशा बन रहा है और कुछ बोल भी नहीं रहा है। कम से कम अब तो आगे आ करके सारा का हाथ थाम सकता था। इसके जगह मैं होता तो कभी ऐसा ना होने देता। समीर अखिल को घूर करके देख रहा था। घर में माहौल जो अब तक खुशियों का था वो अब दुख में भर गया था। सारा की माँ और सोनिया जी समीर की माँ सारा को एक साइड ले जा करके बिठा देती हैं और उसे संभालने की कोशिश करने लगती हैं। इधर राहुल जी एक कोने अपना सर पकड़ करके बैठे थे। सुरेश जी समीर के डैड उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं, इतना मत टेंशन ले, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा यार? मेरी बेटी का होने वाला पति भाग गया। ऐसे में ना जाने लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। तुम्हें दिख नहीं रहा है सारा कितना टूट चुकी है? क्या अब दोबारा कभी शादी करने को तैयार होगी? राहुल जी सारा को देख करके कहते हैं, शादी भी होगी उसकी और शहनाइयाँ भी बजेंगी और आज ही होगी। सुरेश जी समीर को देख करके मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो सारा के पास ही बैठा था। सुरेश जी का इतना मुस्कुराता देख करके राहुल जी उनके नजरों का पीछा करते हैं, जिसे देख करके वो भी उनका इशारा समझ जाते हैं और कहते हैं, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है? हाँ बिल्कुल सच है। मैं तेरी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगता हूँ और अपनी इतने साल पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। सुरेश जी राहुल जी के कंधे को पकड़ करके कहते हैं, मेरे यार तू सच में मेरा सच्चा यार है। राहुल जी सुरेश जी के गले लगते हुए कहते हैं। दोनों को इतना खुश देख करके सबकी नज़र उन पर ही चली जाती है। सभी उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। तभी सुरेश जी कहते हैं, अरे ऐसे क्या देख रहे हो हम सभी हमें? हम दोनों आज से दोस्त के साथ साथ समझे भी हैं, क्योंकि मैं अपने समीर की शादी सारा से करना चाहता हूँ। सुरेश जी की बात सुन करके सभी खुश हो जाते हैं। कोई हैरान हुआ था तो वो था समीर, सारा और अखिल। सारा समीर एक दूसरे को हैरानी और परेशानी से देखने लगते हैं। वहीं अखिल हैरानी से दोनों को देखने लगता है कि अब ये दोनों क्या करेंगे। समीर एक नज़र सारा को देखता है, फिर अखिल को जो उसे ही देख रहा था। वो अखिल से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा था कि सोनिया जी ने उसके पास आ जाती हैं और कहती हैं, समीर तुम खुश तो हो ना? आखिर तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त से तुम्हारी शादी होने जा रही है। मॉम लेकिन वो सिर्फ मेरी दोस्त है। मैं कि समीर आगे कुछ कहता कि सुरेश जी आ जाते हैं और कहते हैं, दोस्त हैं तो क्या हुआ, शादी के बाद वाइफ बन जाएगी। अब ज्यादा वक्त ना लगाने की जरूरत नहीं है, मुहूर्त वैसे भी निकला जा रहा है।
पर डैड मेरी एक बात। समीर कुछ कहता कि सोनिया जी फिर कहती हैं, हाँ हाँ ठीक है, सारी बातें बाद में कर लेना, हमें तो भाई सारा बहुत पसंद है, मैं तो हमेशा से उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। सोनिया जी सारा की तरफ देख करके कहती हैं, माम जरा इधर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। डैड आप भी। समीर उन्हें अपने साथ एक कोने में ले जाते हुए कहता है, मॉम डैड मैं सारा से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ बस, और ये बात वो भी जानती है। समीर गुस्से में कहता है। समीर की बात सुन करके दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं और सुरेश जी कहते हैं, इससे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किससे प्यार करते हो, क्योंकि मैंने अब राहुल को अपनी जुबान दे दी है जिसे मैं पूरा करूंगा, क्योंकि अब हमारी और राहुल की फैमिली के इज्जत का सवाल है। तो अब तुम्हें सारा से शादी करनी ही होगी, क्योंकि ये बात अब सब जान चुके हैं। इतना कह करके सुरेश जी वहां से जाने लगते हैं। पर डैड सारा भी समीर कुछ बता पाता कि सोनिया जी बोलती हैं, बेटा प्लीज अपनी फैमिली की इज्जत के लिए कर लो, सारा से अपनी दोस्ती के लिए कर लो, क्योंकि एक दिन अगर 2 बार उसकी शादी टूटी तो वो बच्ची तो टूट जाएगी, और राहुल जी भी उनके साथ साथ हमारी इज्जत भी खराब होगी। तुम एक बार और सोच लो, हम बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कह करके वो भी सुरेश जी के साथ चली जाती हैं। समीर गुस्से में दीवार पर अपना हाथ मार देता है और अपना फोन निकाल करके रिया को मिलाता है। 2-4 बार ट्राई करने के बाद भी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने मैसेज सेंड किया और खुद बाहर आ गया। सुरेश जी और सोनिया जी उसे उम्मीद भरी नजरों से देखने लगते हैं। समीर उनकी तरफ अपनी मुंडी हल्के से हाँ में हिला देता है, जिसे सारा भी देख लेती है। सारा को जितनी हैरानी हुई थी किसी को नहीं, साथ में उसे खुशी भी हुई थी कि वो जिससे प्यार करती थी आखिर उसकी किस्मत ने उसे उससे मिला ही दिया। आखिरकार करते कराते दोनों की शादी हो गई। शादी में पूरे वक्त समीर की नज़र अखिल पर ही थी, जो दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी, क्योंकि उसकी मोहब्बत आज किसी और की हो रही है जिससे वो मोहब्बत कर रही है। अखिल सारा की खुशी के लिए पीछे हट गया था, नहीं वो सारा को आज अपना करके रहता। अखिल अब ज्यादा देर ना रुक सका वहां और किसी को बिना बताए वहां से निकल गया। शादी के बाद समीर भी एक पल सबके सामने ना रुक सका और वो अपने लंबे कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ गया। उसे जाते सब देखते रह गए। सोनिया जी की बात को संभालते हुए कहती हैं, अरे अभी बच्चा है, जल्दबाजी में शादी हुई है तो कुछ पता नहीं है, इसलिए दुल्हन को लिए बिना ही चला गया, पर हम ले जाएंगे अपनी बेटी दुल्हन को। कुछ देर में सारा की विदाई हो जाती है। सारा सिंह परिवार से अब वो कपूर परिवार की हो चुकी थी, जो शायद अब उसकी किस्मत थी। सारा अब कपूर मेंशन आ चुकी थी। जैसे कि सब कुछ अचानक हुआ तो कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन फिर भी सलोनी जी ने सारे रस्मों रिवाजों से सारा को घर में प्रवेश करवाती हैं और उसे समीर के कमरे के बाहर तक छोड़ते हुए कहती हैं, बेटा ये रहा समीर का कमरा, जो आज से तुम्हारा भी है। काफी रात हो गई है, तुम जा करके आराम कर लो। सारा अपनी मुंडी में हाँ में हिला देती है और कमरे का दरवाजा हल्के से खोलते हुए अंदर चली जाती है। सलोनी जी उसे भेज करके वापस चली आती हैं। अंदर आकर के सारा का दम घुटने लगता है। पूरे कमरे में सिगरेट का धुआं हो रखा था, जो जाहिर सी बात है समीर पी रहा था सिगरेट। उसने कमरे की बत्तियां भी बंद कर रखी थी, बस एक नाइट बल्ब जल रहा था जिससे सारा कुछ साफ नहीं देख पा रही थी। वो कमरे की सारी लाइट जला देती है तो देखती है समीर सोफे के पास जमीन पर बैठा सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा है, और अब तक ना जाने उसने कितनी ही सिगरेट पी चुका था, जिसकी गवाही जमीन पर पड़ी आधी जली सिगरेट दे रही थी। समीर को इस हाल में देख करके सारा को बहुत बुरा लगता है। वो समीर को इस हालत की जिम्मेदार खुद को समझ रही थी, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो समीर के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, समीर इतनी सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है, जो हो गया वो बस किस्मत का लिखा हुआ एक खेल था जिसके मोहरे हम थे। अब क्या कर सकते हैं, तुम ऐसा करोगे तो घर पर सब क्या सोचेंगे। सारा उसे दिलासा देते हुए कहती है। समीर उसका हाथ तेजी से झटक देता है और उठ करके खड़ा होता हुआ कहता है,
तुम्हें मेरी सेहत का ख्याल आ रहा है? हाँ, और जो तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है उसका क्या? मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो गई उसका क्या? और तुम तो अखिल से प्यार करती थी ना, तो एक बार सबके सामने बोला क्यों नहीं? बोल देती तो ना आज मेरी जिंदगी बर्बाद होती और ना ही तुम्हारी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये शादी सिर्फ मेरे लिए एक समझौते की शादी की है जो मैंने अपने परिवार की वजह से की है। समीर गुस्से से लगभग चीख ही पड़ा था। शांत हो जाओ समीर, धीरे बोलो, बाहर सब सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? सारा आंखों में आंसू लिए हुए रोते हुए कहती है। क्या सोचेंगे? हाँ, बस यही ना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। और तुम ये सब छोड़ो, जब तुम्हें सब पता था कि मैं रिया से प्यार करता हूँ तो तुमने एक बार कुछ कहा क्यों नहीं? मना कर देती, क्यों नहीं मना किया? हाँ, वहाँ अखिल भी तो था। क्या तुम अपने प्यार के बारे में सबसे कहने में डरती हो? मैं तो नहीं डरा कहने में, पर मेरी सुनी ही नहीं किसी ने। समीर कहते कहते रुकने लगा था, क्योंकि उसका गला आंसुओं से भर गया था और आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। समीर, मैं खुद हैरान थी तुम्हारे फैसले पर जब तुम एक लड़के हो करके अपने हक के लिए कुछ ना कर सके तो मैं लड़की हो करके क्या कर सकती थी? और रही बात अखिल की, मैं उससे प्यार नहीं करती, सारा रोते हुए कहती है। वाह सारा, बात बदलना तो कोई तुमसे सीखे। हाँ, अभी कुछ दिन पहले अखिल के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था, और अब शादी के बाद तुम इतनी जल्दी बदल गई कि अपने प्यार तक को भूल गई, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम मुझे पाना चाहती हो। तो एक बात कान खोल करके सुन लो, मेरा प्यार तुम्हारे प्यार की तरह कमजोर नहीं है। मैं रिया से अपनी आखिरी सांस तक प्यार करूंगा, फिर अब चाहे उसे पाना मुश्किल ही क्यों ना हो। समीर सारा को कंधे से पकड़ करके झकझोरते हुए कहता है, कर उसे झटके से छोड़ करके रूम से तुरंत निकल जाता है। सारा जाते हुए समीर को देखती है और कहती है, समीर, मेरे और अखिल के बीच कुछ नहीं था, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। सारा कहते कहते वहीं जमीन पर बैठ जाती है और अपने किस्मत पर रोने लगती है और खुद से कहती है, क्या किस्मत है मेरी, मेहंदी में नाम किसी और का है, शादी किसी और से हो गई, मुझे चाहता कोई और है और मैं चाहती किसी और को हूँ, और जिसे मैं चाहती हूँ उसने तो मुझे कभी चाहा ही नहीं था। सारा कहते कहते रो देती है। उसकी आंखें अब सूज सी गई थी, पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। वो एक नई नवेली दुल्हन थी, पर उसके चेहरे पर ना कोई चमक थी और ना कोई खुशी थी। खुशहाल थी जिंदगी, फिर खुद की नजर लग गई और कुछ इस तरह से बर्बाद हो गया। सारा रोते हुए कहती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। समीर के जाने के बाद सारा रोते रोते वहीं जमीन पर सो जाती है। लगभग आधी रात को समीर अपने कमरे में वापस आता है। उसकी आंखें सूजी हुई थी, ओंठ खुले और सफेद पड़ चुके थे, जो ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से था। वो अपनी सुर्ख आंखों से सारा को देखता है, जो उसी तरह दुल्हन के जोड़े में जमीन पर सो रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो भी बहुत रोई है, क्योंकि आंसू सूख करके उसके गाल पर निशान छोड़ गए थे। सारा को इस तरह से देख करके ना जाने क्यों उसे बुरा लगता है और उसके साथ किए गए आज के बर्ताव पर उसे अफसोस होने लगता है। आखिर वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसे उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। समीर सारा को देख करके मन में सोचते हुए कहता है और बेड से कंबल उठा करके सारा के ऊपर डाल करके सीधे बाथरूम में घुस जाता है। वो सारा से नाराज हो सकता है, पर उससे कभी नफरत नहीं कर सकता। ये बात वो भी अच्छे तरह से जानता था, पर अपने मोहब्बत के हाथों मजबूर उसे अपने दुख के सामने सारा का दुख दिख ही नहीं रहा था। वो तो बस उसे एक समझौते की शादी समझ रहा था। समीर थोड़ी देर में फ्रेश होकर के आता है और जा करके बेड पर लेट जाता है और काफी कोशिशों के बाद वो भी सो जाता है। अगली सुबह सारा की आंख खिड़की से छन करके आ रही सूरज की हल्की रोशनी से खुलती है, जो सीधे उस पर ही पड़ रही थी। वो धीरे से उठ करके बैठती है, तब उसे एहसास होता है कि इसके ऊपर कंबल पड़ा है। को जाहिर सी बात है समीर ने ही डाला होगा। समीर का ख्याल आते ही सारा बेड की तरफ देखती है, जो बिल्कुल खाली था, पर उस पर पड़ी सिलवटें इस बात की गवाही दे रही थी कि रात को समीर सारा के सोने के बाद कमरे में आया था, पर इतनी सुबह वो कहाँ चला गया।
समय देखने के लिए सारा घड़ी की ओर देखती है तो सुबह के 8 बज रहे थे, जिसे देख करके वो हैरान हो जाती है और खुद से कहती है, क्या 8 बज गए, किसी ने जगाया क्यों नहीं अभी तक मुझे। सारा तुरंत अपनी जगह से उठती है और कंबल को बेड पर सही से रख देती है। वो जैसे ही अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ाती है, बाहर से सोनिया जी आवाज देते हुए कहती हैं, सारा बेटा क्या तुम उठ गई? जी आंटी। सारा बाथरूम की तरफ कदम ना बढ़ा करके रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा देती है। सारा दरवाजा खोलती है तो सामने सोनिया जी हाथ में कुछ कपड़े और गहने लिए खड़ी थी, जिसे वो सारा को देते हुए कहती हैं, सारा बेटा आज तुम इसे ही पहन लेना, नई दुल्हन हो, 4 लोग देखने आएंगे। भले ही शादी किसी भी हालत में हुई हो, पर सब ये जानते ही हैं कि तुम अब कपूर फैमिली की बहू हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आज यही पहनो। सारा हल्के से अपना सर हिलाते हुए कहती है, जी आंटी। फिर कुछ देर कहती है, वैसे आंटी समीर कहाँ है? सारा ने आखिर पूछ ही लिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे समीर छोड़ करके तो कहीं नहीं चला गया। वो तो अपने ऑफिस गया है, मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर ज्यादा काम बोल करके चला गया। और हाँ, अब से मैं आंटी नहीं माँ हूँ, इसलिए माँ बुलाओ मुझे। सोनिया जी बात को बनाते संभालते कहती हैं, ताकि सारा को दुख ना पहुँचे, जबकि समीर किसी से भी बिना बताए घर से सुबह ही निकल गया था। हालांकि सोनिया जी ने उसे जाते देख लिया था। ओ अच्छा, सारा उदास मन से कहती है और बाथरूम की तरफ चली जाती है। सारा को ऐसे देख करके सोनिया जी को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकते थे सिवाय दुआ करने के। जैसे तैसे ये दिन भी कट गया था। सारा का पूरा वक्त सोनिया जी के साथ घर के कामों में ही निकल गया। हालांकि सोनिया जी ने कई बार उसे काम करने से रोका था, मगर वो अपने दिल बहलाने के लिए उनके साथ काम में लगी रही। समीर आज फिर देर रात घर वापस आया था। सारा अभी भी उसके इंतजार में जागी थी और सोफे पर बैठी बस कमरे के दरवाजे को ताक रही थी। आखिर उसका इंतजार खत्म हुआ और समीर कमरे का दरवाजा खोल करके अंदर आ जाता है। उसे देख करके साफ पता चल रहा था कि आज उसने पी रखी है, पर इतनी भी नहीं पी थी कि वो अपने होश खो बैठा हो। समीर सारा को बिना देखे बाथरूम में घुस जाता है और थोड़ी देर बाद कपड़े बदल करके आता है तो सारा अपनी जगह से खड़ी होते हुए कहती है, समीर खाना लगा दूं? कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर से खा करके आया हूँ। समीर बेरुखी से कहता है और जा करके बेड पर लेट जाता है और खुद को कंबल से ढकते हुए कहता है, अलमारी के सबसे नीचे एक और कंबल रखा है, जरूरत हो तो ले लेना और सोफे पर जा करके सो जाना, क्योंकि यहाँ कोई तुम्हारा नौकर नहीं है जो तुम्हारा ख्याल रखे और ध्यान भी। कह करके समीर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सारा समीर को एक दुखी मुस्कान से देखती है और कहती है, जब इतनी फिक्र है तो फिर इतनी बेरुखी क्यों? सारा के इस सवाल का समीर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि वो हल्के नशे में था और बेड पर लेटते ही सो गया था। समीर की तरफ से कोई जवाब ना पा करके सारा अलमारी से कंबल निकाल लेती है और जा करके सोफे पर लेट जाती है। वो समीर के चेहरे को तब तक देखती रहती है जब तक कि उसे नींद नहीं आ जाती है। देखते देखते वक्त कब निकल गया किसी को भी पता नहीं चला। आज शादी को 1 महीना होने को था, मगर सारा और समीर का रिश्ता वैसा ही था। भले ही अब वो लोग थोड़ा बहुत काम पड़ने पर बोल देते थे, मगर हमेशा बात करने की शुरुआत सारा ही करते थे। सारा का भी किसी इस घर में तो कभी उस घर में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि इसका ससुराल मायके आस पास ही थे। शाम के वक्त सारा शीशे के सामने बैठी तैयार हो रही थी। उसने फिरोजी रंग की एक हल्की सी साड़ी पहन रखी थी। देख करके ही लग रहा था कि वो कहीं जा रही है। समीर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? हमें थोड़ी देर में निकलना है, तुम्हें पता है ना, शर्मा आंटी से स्पेशली हमें बुलाया है। सारा अपने कानों में झुमके पहनते हुए कहती है, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। समीर बेरुखी से कहता है और अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। क्यों नहीं जाओगे? मैंने दिन में ही तुम्हें बताया था ना कि इस बार मैं तो अब क्या हुआ? सारा अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, समीर की तरफ देख करके कहती है, हाँ दिन में फुर्सत था और अब नहीं हूँ।
और मुझे तुम्हारे साथ जाने का मन नहीं है। तुम जाओ, वैसे भी पार्टी में अखिल भी आया होगा। समीर के मुंह से इतने कड़वे शब्द सुन करके सारा का दिल एक बार फिर से जोर से टूटा था। उसकी आवाज भले ही नहीं हुई थी, पर दर्द बहुत जोर से उठा था। सारा की आंखें आंसुओं से भर आती हैं, जिन्हें बाहर निकलने से रोकते हुए कहती है, समीर तुम हर बात में अखिल को क्यों बीच में लाते हो? हमारी शादी को 1 महीना हो गया है और इस 1 महीने में तुमने मुझे अखिल के नाम से 1000 बार सुनाया है। मैं कितनी बार कहूं उसके और मेरे बीच कुछ नहीं है। मैं अब अपनी सफाई दे दे करके थक चुकी हूं। सारा कहते कहते रो पड़ती है। और मैं तुम्हारी झूठ और इन आंसुओं को देख देख करके थक चुका हूं। समीर बिना किसी भाव के कहता है, वो तो जैसे पत्थर दिल इंसान बन चुका था। सारा समीर को बेयकीनी से देखते हुए कहती है, समीर ये तुम तो बिल्कुल नहीं हो सकते, तुम बहुत बदल गए हो। समीर अपनी जगह से गुस्से में खड़ा होता है और वो कहता है कि उतने में उसका फोन बजने लगता है। वो फोन लेकर के बालकनी की तरफ बढ़ जाता है और कहता है, हाँ बंटी, कुछ पता चला रिया के बारे में? बंटी समीर का कॉलेज फ्रेंड था, जो अब किसी कॉल एजेंसी में काम करता था। फोन की दूसरी साइड से बंटी कहता है, हाँ यार, जो तूने नंबर दिया है वो नंबर तो 1 महीने पहले ही बंद कर दिया गया है। क्या? समीर हैरानी से कहता है, हाँ, अगर तेरे पास कोई और नंबर हो तो मुझे दे दो, मैं उससे पता कर सकता हूँ कि वो इस समय कहाँ है। बंटी कहता है, मेरे पास और कोई नंबर नहीं है। चल ठीक है, अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, थैंक यू मदद के लिए। समीर फोन काट करके रूम में आ जाता है। क्या हुआ? रिया फोन नहीं उठा रही है क्या? वो नाराज है क्या तुमसे? सारा जो कि उसकी बात सुन लेती है इसलिए पूछती है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम पार्टी में जा रही थी ना, जाओ और अपने यारा अखिल के साथ एंजॉय करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। समीर अपने पुराने अंदाज में कहता है और रूम से बाहर चला जाता है। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें समीर, मैं अखिल से प्यार ही नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम समझते क्यों नहीं हो? सारा रोते रोते वहीं जमीन पर बैठ जाती है। कहाँ गई थी तुम? शाम को सारा बाहर से अपने कमरे में आई ही थी कि समीर ने सवाल दाग दिया था। समीर के सवाल पर वो ठिठक करके रुक जाती है, मगर अगले ही पल सर झटकते हुए बिना कुछ कहे वहां से बाथरूम में घुस जाती है। थोड़ी देर में वो कपड़े बदल करके बाहर आती है तो समीर को अपने सामने खड़ा पाती है, मगर वो फिर उसे नजरअंदाज करके साइड से निकलने लगती है कि समीर उसकी कलाई को पकड़ करके अपने सामने खींचते हुए कहता है, सारा मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गई थे तुम? समीर दांत पर दांत जमाए कहता है, मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? सारा खुद की कलाई को छुड़ाते हुए कहती है, फर्क पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। समीर कहते कहते रुक जाता है। उसकी पकड़ सारा की कलाई में और कस जाती है। पति कब से? जरा एक बार और कहो, मुझे कभी पत्नी तो माना ही नहीं। तुम तो मेरे पति कब से बन गए? हाँ, सारा मुस्कुराते हुए कहती है जैसे समीर ने कभी उसका मजाक बनाया था, उसे खुद का पति कह करके। हमारे मानने या ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, समाज के नजरों में हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। समीर अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कहता है। उसकी पकड़ सारा की कलाई पर अभी भी ढीली नहीं हुई थी। छोड़ो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। सारा अपनी नाजुक कलाई को समीर के मजबूत हाथों से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, ओह, अब मैं समझा, तुम इतनी बेशर्म और गिरी हुई लड़की हो, तभी तो तुम अपने यार से यानी अखिल से छुप छुप करके मिलने जाती हो। वो तो आज इत्तेफाक से मैं भी उसी रेस्टोरेंट पहुंच गया था जहां तुम दोनों थे, नहीं तो मैं तुम्हारा असली चेहरा कभी नहीं देख पाता। सारा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह किरदार से गिरी हुई होगी। शादी के बाद भी गैर मर्द से मिलने जाती हो। समीर के शब्द इतने कड़वे थे कि सारा का दिल 100 दफा टूटा था, जिसकी आवाज उसके सिवा किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो समीर को बेयकीनी से देखने लगती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि समीर उस पर ऐसे इल्जाम लगाए।
वो तो उसे बचपन से जानता था। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो समीर? क्या मैं तुम्हें बदचलन लगती हूँ? सारा आंखों में आंसू लिए हिम्मत जुटा करके कहती है। हाँ, क्योंकि शादी के बाद तुम अपने पुराने यार से मिलोगी तो तुम उससे सिर्फ बातें तो करती नहीं होगी, ना जाने क्या क्या की। तड़ाक! समीर आगे कुछ बोल पाता कि सारा ने उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसके निशान उसके गाल पर उभर आए थे। एक पल के लिए तो वहां का माहौल तो जैसे थम सा गया था। समीर अपने गाल पर हाथ रख करके उसे बेयकीनी से देखने लगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, जो इल्जाम तुम मुझ पर लगा रहे हो, मैं चाहूं तो वो तुम पर हर शाम और सुबह लगा सकती हूँ। तुम भी तो शादीशुदा हो करके किसी और लड़की के पीछे भाग रहे हो, जबकि आज 2 महीने होने वाला है। उसका कुछ पता नहीं, सोते जागते उसी का ख्याल रहता है तुम्हें। यहाँ तक कि सपनों में भी रिया रिया करते हो, जबकि इस रूम में तुम्हारी एक पत्नी भी रहती है। क्या तुम्हें उसकी खबर भी है? लड़कियों के ऊपर तुम मर्दों की उंगलियां उठाने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता है ना? पर कभी खुद को देखा है? तुम्हारा किरदार भी दूध का धुला नहीं है, और तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं, है ना? तो ठीक है, जाओ अपनी रिया के पास। अगर वो मिल जाए तो, क्योंकि मुझे पता है वो अब तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। रहेंगी तो उसकी यादें और तुम्हारी बेवकूफियां। और अगर जीत सकते हो इनके साथ तो मेरी दुआ है कि तुम खुश रहो। मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ, क्योंकि मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपने कैरेक्टर पर उंगली नहीं। और रही बात अखिल की, तो वो मुझे इत्तेफाक से मिला था आज। सारा एक बार में सब कुछ कह करके ही दम लेती है और रोते रोते जमीन पर बैठ जाती है। समीर की पकड़ अब इसकी कलाई से ढीली हो जाती है। समीर तो मानो अब तक बुत बना रह चुका था, पर सारा के चुप होते ही अपने होशो हवास में आ जाता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि रिया मुझे कभी नहीं मिलेगी? सारा रोते रोते चुप हो जाती है और अपनी हिचकियों को संभालते हुए खड़ी होकर के कहती है, देखा, अभी भी तुम मेरी तमाम बातों को एक साइड रख करके रिया पर ही फोकस कर रहे हो। अब मैं इसे क्या समझूं और तुम्हें कौन सा नाम से नवाजूं? बेहतर तो यही होगा कि तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चले। सारा कह करके वहां एक पल नहीं रुकती और रूम से बाहर निकल करके छत पर चली जाती है। समीर वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। उसे अब अपनी गलती का एहसास होता है। आखिर सारा ने गलत ही क्या कहा है? अगर मैं शादीशुदा हो करके किसी और लड़की के पीछे भाग रहा हूं तो मैं भी एक गिरा हुआ इंसान हूं, पर मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि सारा मुझे तलाक दे। समीर सोचते हुए अपने जेब से एक सिगरेट निकाल करके बालकनी की तरफ चला जाता है और उसके कस पे कस खींचने लगता है। सारा छत पर आ करके एक कोने में बैठ जाती है और बेतहाशा आवाज के साथ रोने लगती है। वो अपना सारा दर्द निकाल देना चाहती है। कमबख्त ये दिल अब भी नहीं मानता तुम्हारी बेईमानियां। मैं इसे समझाने के लिए सारी हदें पार कर गई। हमारी दुआएं तो कबूल होते होते रह गई, जैसे किसी पत्थर की सामने फरियाद की गई। सारा दूसरे दिन समीर के पेरेंट्स से यह कह करके अपने घर आ जाती है कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है और पग फेरे के बाद वो वहां रहने के मकसद से कभी नहीं गई। हाँ, दिन में 2-4 बार हो आती थी, पर कभी रात भी ना रुकी थी। सलोनी जी ने भी उसे जाने से नहीं रोका था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानती थी कि इतने महीनों के बाद भी अभी सारा और समीर के बीच कुछ ठीक नहीं हुआ है। इस तरह से अगर वो अपने माता पिता से मिलेगी तो थोड़ा उसका भी दिल बहल जाएगा। इसलिए ज़्यादा सवाल जवाब ना करके उन्होंने सारा को जाने दिया था। सारा को गए 2 दिन हो गए थे, पर समीर ने ना तो उसके जाने को पूछा किसी से, और वो कब तक आएगी इसके बारे में भी जानने तक की कोशिश नहीं की। वो बस रिया की तलाश में अभी भी भटक रहा था। इधर सारा ना जी रही थी ना मर रही थी। समीर का बेरुखापन उसे जीने नहीं दे रहा था और समीर लिए उसका प्यार उसे मरने नहीं दे रहा था। वो तो अपने में फंस करके रह गई थी। उसने 2 दिन समीर को और वक्त दिया था, शायद झूठ के लिए वो उसे मनाने आएगा।
मगर वो नहीं आया। सारा के सब्र का बांध भी अब टूट जाता है और अगले दिन वो डिवोर्स पेपर समीर के घर पहुंचा देती है, जिसमें साफ साफ लिखा था वो अपनी मर्जी से ये तलाक ले रही है। इसके डैड और माम ने उसे बहुत समझाया पर उनकी एक नहीं सुनी और समीर को खुद से आज़ाद करने के लिए ठान लिया था। सुबह सुबह गेट से वो लिफाफा सोनिया जी लेती हैं और खोल करके जैसे पढ़ती हैं उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सोनिया जी को इतना हैरान परेशान सा उस कागज को घूरता देख सुरेश जी कहते हैं, क्या है इसमें, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? ये क्या है समीर? हाँ, सोनिया जी पेपर को समीर के सामने पटकते हुए कहती हैं, जो डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। समीर एक नज़र सोनिया जी को देखता है, फिर उन कागज को उठा करके पढ़ता है तो उसके भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था कि सारा इतनी जल्दी डिवोर्स पेपर भेज देगी। अरे है क्या इसमें जो सब इतने हैरान और परेशान हुए जा रहे हो? सुरेश जी समीर के हाथों से वो पेपर लेते हुए कहते हैं, क्या ये क्या है? सारा तुम्हें डिवोर्स दे रही है, वो भी अपनी मर्जी से? मैं मान ही नहीं सकता, तुम्ही ने कुछ किया होगा। सुरेश जी समीर को घूरते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, सब मैंने ही तो किया है। क्या मैंने कहा था कि मेरी शादी उससे कराओ? मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अब वो अपनी मर्जी से मुझे तलाक दे रही है तो मैं इसमें क्या करूँ? हर बार मैं ही तो गलत होता हूँ। समीर अपनी आधा अधूरा नाश्ता छोड़ करके उठ जाता है और गुस्से में कार की चाबी उठा करके घर से निकल जाता है। समीर बेटा, अरे समीर सुनो तो, तुम्हारे डैड का वो मतलब नहीं था। पीछे से सोनिया जी उसे रोकने के लिए लाख कोशिश करती हैं पर वो नहीं रुका और चला गया। सोनिया जी उदासी और लाचारी से सुरेश जी को देख करके कहती हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आखिर गलती हमारी ही है। सब कुछ जानते हुए भी हमने सारा की शादी इससे करा दी और समीर की जिंदगी तो हमने खराब कर दी थी, साथ में इस मासूम सारा की भी जिंदगी खराब कर दी। गलती हमारी है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब उसकी शादी हो गई तो वो इस लड़की को भूल क्यों नहीं जाता? अब देखो ये डिवोर्स पेपर इनका क्या करें? हाँ, सुरेश जी थोड़ा गुस्से में कहते हैं, हमें सारा से बात करके उसे समझाना चाहिए, आखिर वो हमारी बेटी जैसी है, वो हमारी बात को समझेगी। सोनिया जी सुरेश जी के कंधे को सहलाते हुए कहती हैं ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील करें। डैड, आप मुझे समझाने की कोशिश करें, अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। सारा सुरेश जी से कहती है, जो सोनिया जी के साथ उसे समझाने आए थे, तो क्या तुम डिवोर्स लेने के बाद मुझे डैड कहना भी बंद कर दोगी? हाँ, मेरी तो कोई बेटी भी नहीं है, सुरेश जी उदास होते हुए कहते हैं। उनकी बात पर सारा की आंखें आंसुओं से भर आती हैं और वो उनके गले लगते हुए कहती है, आई एम सॉरी डैड, मैं मजबूर हूँ, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। समीर मेरे साथ खुश नहीं है, इसलिए मैं उसे छोड़ करके जा रही हूँ ताकि वो खुश रह सकें। पर मुझे नहीं लगता कि समीर की जिंदगी में कभी खुशियाँ मिलेंगी, क्योंकि सारा को उसने अब खो दिया है और रिया कभी वापस उसके जिंदगी में नहीं आएगी। सारा सुरेश जी के गले लगे लगे कहती है, हमें रिया से कुछ लेना देना नहीं है, समीर की जिंदगी में सारा भी आएगी और खुशियां भी। सुरेश जी सारा को अपने से थोड़ा दूर करके उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं। सुरेश जी की बात पर सभी उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं और राहुल जी कहते हैं, अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, एक प्लान है मेरे पास, समीर को ये एहसास कराने के लिए कि सारा के बिना वो नहीं रह सकता। कैसा प्लान डैड? सारा अपनी आंखों में चमक लिए कहती है, आखिर समीर उसका पहला प्यार था, वो उसके लिए कुछ भी कर सकते थे, पर समीर ने जो इल्जाम उसके किरदार पे लगाया था वो उसके बदले सूद समेत लेगी जब समीर पूरे तरीके से उसका हो जाएगा। बहुत बेरुखी सही है तुम्हारी, तैयार रहना मेरे हम सफर, क्योंकि तुम्हें तड़पाने की बारी है अब हमारी। सुरेश जी सभी से अपने प्लान के बारे में बताते हैं, जिसे सुन करके सभी के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। पर सारा ना खुश थी ना दुखी, बस उसे समीर की फिक्र थी कि रिया का सच जानने के बाद वो कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे अपने साथ। शाम को समीर ऑफिस से निकल करके अपनी कार फब को घुमा लेता है। उसका दिमाग आज सुबह से ही परेशान था। जब से उसने सारा को भेजा हुआ डिवोर्स पेपर देखा था,
क्या अब सारा उसे छोड़ करके अपने प्यार के पास चली जाएगी? क्या उसे मुझसे ज्यादा अखिल की फिक्र है? क्या उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? शादी के बाद भी? समीर अपने ही ख्यालों में कार को सीधे एक पब के आगे रोकता है और कार को पार्क करके अंदर चला जाता है। वो काउंटर के पास बैठ करके अपने लिए एक पैक ऑर्डर करता है। तभी उसकी नज़र साइड सोफे पर बैठे अखिल पर जाती है, जो कुछ लड़कों के साथ बैठा बात कर रहा था। शायद वो अपने दोस्तों के साथ था। उसे देख करके समीर को एक अजीब सी जलन महसूस होती है और वो एक पैक और चढ़ाते हुए कहता है, कितना खुश है मुझसे मेरी ही बीबी छीन करके। और एक रिया है जिसे मेरी कोई खबर ही नहीं है। और अब मैंने एक अच्छा दोस्त सारा को भी खो दिया है। अब मैं क्या करूं? समीर कभी भी पीता नहीं था, मगर अभी शादी के बाद से वो पीने लगा था, जिससे उसे बहुत जल्दी चढ़ जाती है। वो अपनी नशीली आंखों से अखिल को घूरता है और उठ करके उसी की तरफ बढ़ जाता है। समीर अखिल के पास जा करके सीधे उसका कॉलर पकड़ लेता है, जिससे अखिल के दोस्त भी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हैं, मगर अखिल उन्हें हाथ दिखा करके रोक देता है और समीर को देख करके कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ ज्यादा ही पी ली है क्या? होश में हो कि ये तुम क्या कर रहे हो? होश में तो मैं अब आया हूँ, अभी तक तो मैं बेहोश ही था, जो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वैसे तू खुश तो बहुत होगा ना, तेरी मोहब्बत जो तुझे मिल रही है, और मुझसे मेरी बीबी छीन ले। यार तू तो बड़ा चालाक निकला। समीर मुस्कुराते हुए अखिल का कॉलर ठीक करते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम समीर? तुम अपने घर पर नहीं हो, ठीक है? तो कोई सीन क्रिएट मत करना एंड लिव मी। अखिल चिढ़ करके जाने लगता है, उसके साथ उसके दोस्त भी। तभी समीर गिरने वाले अंदाज से सोफे पर बैठता है और कहता है, जाओ जाओ तुम भी चले जाओ, सब मुझे ही छोड़ करके जा रहे हैं। पहले रिया गई, फिर सारा, अब तुम भी जाओ। मुझसे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता, ना कोई मुझे समझना चाहता है। जाओ जाओ सब जाओ, छोड़ दो मुझे, मैं अकेला रह सकता हूँ। समीर इतना टूट चुका था कि उसे किसी सहारे की जरूरत थी, फिर चाहे वो अखिल ही क्यों ना हो। समीर की बात पर अखिल के कदम जाते जाते रुक जाते हैं। वो एक बार अपने दोस्तों को देखता है, फिर समीर को देख करके कहता है, तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगा, इसे शायद अभी मेरी जरूरत है। पर भाई ये वही है जिसने तेरी मोहब्बत को तुझसे छीना है, अखिल का एक दोस्त कहता है। कोई बात नहीं, आखिर ये मेरी मोहब्बत की मोहब्बत है, मैं इसे इस तरह इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। अखिल अपने दोस्त को समझाने वाले अंदाज में कहता है, ओके ब्रो, अपना ख्याल रखना। उसके दोस्त गले मिल करके चले जाते हैं। समीर अभी भी अपना सर नीचे किए बैठा था। उसे चढ़ तो गई थी, मगर अभी भी उसे होश था। अखिल उसके बगल में बैठते हुए कहता है, ब्रो मुझे लगता है तुम्हें घर चलना चाहिए, तुम अपने होश में नहीं हो। मैं अपने होश में हूँ अखिल, बस मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। सब मुझे छोड़ रहे हैं, मेरे बनाए हर पुराने से पुराने रिश्ते मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। मैं ही हर तरह से गलत हूँ। क्या प्यार करना इतना बुरा है कि वो मेरे लिए सजा बन चुकी है? सारा अपनी जगह मुझे डिवोर्स देने जा रही है और रिया का कुछ अता पता नहीं है। समीर अपने हाल पर रोते हुए कहता है, क्या तू अभी भी रिया के पीछे पड़ा है? क्या तुझे उसके बारे में नहीं पता है? अखिल सवालिया नजरों से देख करके कहता है। समीर अपनी नजरें उठा करके अखिल को देख करके कहता है, क्या हुआ उसे? समीर के लहजे में रिया के लिए फिक्र थी। मुझे ये बात कहने में बड़ा अजीब लग रहा है, पर मुझे इस बात की हैरानी भी है कि तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि सारा की जिस लड़के से शादी होने वाली थी और वो लड़का जिस लड़की के साथ भागा था, वो कोई और नहीं रिया ही थी। समीर अफसोस जताते हुए कहता है, क्या? लेकिन कैसे? वो तो मुझसे प्यार करते थे, तुमने कुछ गलत सुना होगा। समीर चटक करके अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, उसका नशा एक पल में गायब हो जाता है। मैंने कोई गलत खबर नहीं सुनी है। उस दिन मुझे सारा रेस्टोरेंट में अचानक से मिली थी, तो मैंने उसे भी बताया था। मुझे तो लगा था वो तुम्हें बताएगी या तुम्हें पता होगा, क्योंकि सारा की बातों से लग रहा था कि वो तुम्हारे साथ बहुत खुश है और तुम मूव ऑन कर चुके हो। पर ये क्या, सारा तुम्हें तलाक दे रही है? पर क्यों? समीर बेयकीनी से पूछता है।
अखिल की बात पर समीर को सारा की कही हर बात याद आ जाती है। जाओ अपनी रिया के पास, अगर वो मिल जाए तो। मगर जब उसे सब पता था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जिस लड़की के पीछे पागलों की तरह पड़ा था उसने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। मैं तो उसके लिए महज एक खिलौना था जिसे उसने इस्तेमाल करके फेंक दिया। ये सब सोचते हुए समीर का सर फटा जा रहा था। एक बार फिर वो बेजान सा आंखों में आंसू लिए सोफे पर बैठ जाता है। समीर बेजान सा बैठा था। उसके दिमाग में अब सारी बातें किसी फिल्म की रील की तरह चल रही थी कि किस तरह रिया का फोन बिजी आता था और उसने पूछने पर वो दोस्त का नाम दे करके टाल देती थी और मैं बेवकूफों की तरह यकीन कर लेता था, जबकि मैं उसके लिए बस उसका टाइम पास था। मैं ही बस उसके लिए पागल था। अखिल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, समीर यू आर लकी यार, तुम्हारी बेबी सारा है जो तुमसे बहुत प्यार करती है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कि उसने कभी तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं, मेरे बारे में भी नहीं। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें रिया को भूल करके सारा के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए? अखिल समीर को समझाने वाले अंदाज में कहता है, सारा मुझसे प्यार करती तो वो मुझे कभी डिवोर्स देने की बात ना करती, वो तुमसे प्यार करती है। समीर अपनी लाल और सूजी आंखों से अखिल को निहारते हुए कहता है। उसकी आंखों में एक दर्द और सूनापन था। नहीं, तुम गलत हो। सारा ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, उसने हमेशा तुमसे प्यार किया है। जब उसकी शादी टूटी थी उस दिन भी बस वो तुम्हें ही देख रही थी कि इस मुश्किल वक्त में तुम ही उसका हाथ थामो। उसको आंखों में मेरे लिए चाहत थी ही नहीं। नहीं, मैं किसी का इंतजार ना करता और उसी दिन उसे अपना बना लेता, पर शायद वो मेरे साथ कभी खुश ना रह पाती। और अगर वो तुम्हें डिवोर्स दे रही है तो जरूर तुमने उसे बहुत हर्ट किया होगा। यार, वो बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, भले ही वो तुम्हारे साथ ही क्यों ना हो। अखिल कहता है, तुम सारा से प्यार करते हो ना, तो फिर क्यों उसे किसी और के साथ जाने दे रहे हो? समीर कहता है, जरूरी नहीं मोहब्बत हासिल करके ही जताया जाए, कभी कभी मोहब्बत को खुश देख करके भी जिंदगी मुकम्मल हो जाती है। अखिल की आंखों में एक दर्द और खालीपन था, मगर वो सच में चाहता था कि सारा को उसकी मोहब्बत मिल जाए। मैं क्यों नहीं समझ पाया सारा को, उसके प्यार को। मैं क्यों रिया के धोखे में फंसता रहा? मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता। मैं प्यार में अंधा हो चुका था। मुझसे सच्चे प्यार को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? कैसे? समीर अपने मुंह पर दोनों हाथ रख करके रोते हुए कहता है, तुम्हें पता है समीर, जब मैंने फेयरवेल वाले दिन मैंने सारा को अपने दिल की बात कही थी तो उसने मुझसे क्या कहा था? समीर अखिल को गंभीरता से देखने लगता है और अखिल समीर को बताने लगता है, ये सारा किसका इंतजार कर रही हो? कहो तो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूं। अखिल कहता है, काफी वक्त हो गया है, तुम्हारा यहाँ अकेले रुकना ठीक नहीं है। अखिल कॉलेज से निकलते वक्त सारा को रोड किनारे खड़े देखता है तो उसके पास जा करके पूछता है। अब तक अखिल और सारा के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिससे सारा उसे मना ना कर सकी और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। समीर का इंतजार कर रही थी क्या? अखिल बाइक ड्राइव करते हुए पूछता है। हाँ, पर शायद वो जा चुका है। सारा उदास सी कहती है, हाँ शायद, मैंने उसे रिया के साथ देखा था कॉलेज खत्म होने के बाद। अखिल सारा के गोरे और उदास से मुखड़े को साइड मिरर से निहारते हुए कहता है, हाँ। एक शब्द के जवाब के साथ सारा चुप हो जाती है। तभी अखिल फिर कहता है, क्या हुआ, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? अखिल को सारा का उदास और खामोश होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। कुछ नहीं, बस एग्जाम पास में है तो बस उसी की टेंशन है, सारा बात को टालने वाले अंदाज में कहती है। पर मुझे नहीं लग रहा है कि तुम एग्जाम की वजह से इतनी उदास और परेशान हो। अगर कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अखिल जानता था कि सारा समीर की वजह से उदास है, पर वो इसके मुंह से सुनना चाहता था।
थैंक यू, बट तुम परेशान ना हो, सब ठीक है। सारा कहती है। इतने में सारा का घर आ जाता है और वो अखिल को बाय बोल करके चली जाती है। अखिल और सारा भले ही दोस्त बन गए थे मगर एक दूसरे के इतने करीब नहीं थे कि अपने दिल की बात कह सकें। इसी तरह वक्त के साथ दिन गुजरते गए। समीर का सारा के लिए लगाव भी जैसे कम होता जा रहा था। बस काम पड़ने पर ही वो सारा को याद करता था। अब तो जैसे सारा को भी उसकी इस तरह के बिहेव की आदत पड़ चुकी थी। एग्जाम को बस अब कुछ ही दिन बचे थे। सारा अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही थी, वहीं समीर को रिया से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। आज सारा का बर्थडे था और किसी को याद तक नहीं था, स्पेशली समीर को। वो अपना हर बर्थडे उसी के साथ मनाती थी, कहीं बाहर जा कर के, पर इस बार उसे याद तक नहीं था, जिसकी वजह से सारा को बहुत मूड खराब था और वो आज कॉलेज भी नहीं गई। वैसे भी एग्जाम होने वाले थे तो पढ़ाई कुछ खास नहीं हो रही थी। सारा शाम तक अपने रूम से नहीं निकली थी। उसके पेरेंट्स भी उसे डिस्टर्ब करने नहीं आए क्योंकि उन्हें भी उसके एग्जाम्स के बारे में पता था। सारा पेट के बल तकिए में मुंह छुपाए लेटी थी। शायद वो अभी भी समीर को ही सोच रही थी। तभी उसका फोन बजता है। वो उदास मन से अपना सर उठा करके देखती है, पर फोन पर समीर का नाम शो होता देख वो खुशी से उछल करके बैठ जाती है। देर से ही सही उसे उसके बर्थडे के बारे में याद तो आया। यही सोच करके सारा फोन को पिक करके अपनी आवाज में खुशी लाते हुए कहती है, हाँ समीर बोलो। उसे इंतजार था कि समीर उसे हैप्पी बर्थडे विश करेगा और हर बार की तरह उसे कहीं बाहर ले जाएगा, लेकिन फोन की दूसरे साइड से कोई आवाज से उसका दिल एक बार में ही 100 बार टूट गया। और जो अभी कुछ पल के लिए उसका चेहरा खुशी से चमका था, उसे फिर से उदासी ने घेर लिया था। सारा जैसे ही फोन के दूसरे साइड से आ रही समीर की आवाज सुनती है, वो फिर से उदास हो जाती है, क्योंकि समीर कह रहा था, सारा प्लीज मेरे भी असाइनमेंट तैयार कर देना, मैं रिया के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। घर जा कर के माम से लेना, मैंने कुछ तैयार कर दिया है, बस थोड़ा ही बचा है, वहां से माँ से ले करके उसको कंप्लीट कर देना, प्लीज कर देना। ओके, तुझे तो पता ही है कि कल जमा होने वाला है। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, मुझे रिया बुला रही है। समीर अपनी बात कह करके फोन काट देता है। वो ना सारा को जवाब सुनता है और ना उसका हाल जानने तक की कोशिश करता है। सारा के हाथ से फोन छूट जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये समीर है, पर उसने हिम्मत की और बिना आंसू बहाए समीर के घर जा करके उसके अधूरे असाइनमेंट को ले करके आती है और 2 घंटे में ही पूरा करके रख देती है। जब उसका मन नहीं लगता तो उठ करके अपने कपड़े बदलती है, बिना किसी से बताए वो घर से निकल जाती है और अकेले ही सीधे एक क्लब पहुंच जाती है। वो जा करके एक साइड सोफे पर बैठ जाती है। वहां काफी शोर था मगर सारा सबसे अलग चुपचाप बैठी थी, बस सबको देखे जा रही थी। सभी कितने खुश थे। कुछ देर यूं बैठे रहने के बाद वो उठ करके अपने लिए कुछ सॉफ्ट ड्रिंक ले आती है और पीने लगती है। उसका तो अल्कोहल पीने का मन हुआ था मगर उसे चढ़ जाएगी तो उसे संभालेगा कौन, आज तो समीर भी नहीं है। ये देख करके वो लड़की चल मजे लेते हैं, लगता है अकेले ही है। क्लब में आए कुछ लफंगे लड़के जब सारा को अकेला देखते हैं तो उनमें से एक लड़का कहता है, सही कह रहा है भाई, चल आ जा। दूसरा लड़का आगे आगे जाते हुए कहता है, हे मिस ब्यूटी, इतनी अकेले क्यों बैठी हो, हमारे साथ आओ, हम मजे ही मजे देंगे। पहले वाला लड़का अपनी गंदी नजर सारा पर डालते हुए कहता है, मगर सारा कुछ नहीं कहती, बस दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। कमान बेबी, क्यों इतने नखरे दिखा रही हो, एक लड़का सारा का हाथ पकड़ते हुए कहता है। सारा गुस्से में तिलमिला उठती है और दूसरे हाथ से उसके गाल पर तमाचा जड़ देती है। हाथ उठाती है, रुक, मैं तो तुझे अभी बताता हूँ। एक लड़का आगे बढ़कर के कैसे उसके बाजू को पकड़ना चाहता है, उससे पहले ही किसी के मजबूत हाथ उसे पीछे खींच करके एक मुक्का जड़ देता है और वो लड़का एक ही मुक्के में जमीन में गिर जाता है। फिर सभी को गुस्से में देख कर के कहता है, हाथ हटाओ। एक लड़के ने अभी भी सारा की कलाई पकड़ी थी। सारा अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, अखिल तू कौन है,
बे जो हमारे बीच में बोल रहा है, मैं तेरा बाप हूँ, अखिल कहते हुए उस लड़के के मुंह में एक मुक्का जड़ देता है जिससे सारा का हाथ पकड़ रखा था। कुछ देर की हाथापाई के बाद अखिल के दोस्त आ जाते हैं और लड़ाई बराबरी की होने के बाद सभी एक दूसरे को घूरते हुए बाहर निकल जाते हैं। आर यू ओके सारा? अखिल सारा को ऊपर से नीचे तक देख करके कहता है, हाँ तुम्हें तो चोट लगी है, चलो पहले तुम्हारी हाथ में पट्टी करा देते हैं। सारा समीर का हाथ देखते हुए कहती है, सारा अखिल का हाथ देखते हुए कहती है। अखिल हाँ में सर हिला देता है और फिर अपने दोस्तों की तरफ देख कर कहता है, तुम लोग जाओ, मैं सारा को उसके घर ड्रॉप करके आ जाऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, अखिल का दोस्त कहता है और चला जाता है। सारा और अखिल एक छोटी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां अखिल की मलहम पट्टी करा करके अखिल सारा को उसके घर ड्रॉप कर देता है। सारा घर के अंदर जाने से पहले मुड़ करके अखिल को देखती है और कहती है, थैंक यू अखिल, आज तुम ना होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। कुछ भी नहीं होता, वैसे तुम वहां अकेले करने क्या गई थी? वो आज मेरा बर्थडे था तो बस। सारा उदास सी कहती है, ओ हैप्पी बर्थडे सारा, तुम एक साल और बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही हो। अखिल हंसते हुए कहता है। सारा भी हंस देती है और कहती है, अच्छा मैं जाती हूँ, काफी रात हो गई है। ओके। अखिल अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। सारा भी घर के अंदर चली जाती है। वो तो मैं सही था, सारा और अखिल के बीच कुछ है नहीं, वो इतनी रात उसके साथ क्या करेगी? समीर जो कि अभी अभी आया था, रिया को इसके घर छोड़ करके वो अखिल और सारा को देख करके सोचता है। समीर जो कि अभी अभी आया था, रिया को इसके घर छोड़ करके वो अखिल और सारा को देख करके सोचता है। अगले दिन सारा कॉलेज जाती है और अखिल से मिलती है। वो कल के हुए सीन की वजह से अखिल को काफी अच्छा समझने लगी थी और उसका बिहेव पहले से और अच्छा हो जाता है अखिल के साथ। अखिल और उसकी दोस्ती काफी अच्छी हो जाती है। सारा अब कभी कभी अखिल के साथ वैसे ही बिहेव करती थी जैसा कि वो समीर के साथ करती थी, जिसे अखिल अपने लिए प्यार समझने लगा था। समीर सारा और अखिल के पास आते देखता था पर कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि आजकल सारा ना उसे देखती थी ना बात करती थी। अगर वो अपनी तरफ से भी बात करने की कोशिश करता तो वो उसे इग्नोर करके निकल जाती। देखते देखते दिन गुजर गए, एग्जाम भी हो गए। आज स्कूल में फेयरवेल था, सभी आज खुश थे, स्पेशली अखिल, क्योंकि आज वो अपनी मोहब्बत को, अपने दिल की बात कहने जा रहा था। पार्टी में सभी खूब मस्त थे। तभी पार्टी के बीच से अखिल सारा को खींच करके दूसरे साइड ले जाता है जहां कोई नहीं था। क्या हुआ अखिल, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चलो वहाँ कितना मजा आ रहा था। अखिल के इस तरह से करने पर सारा सवालिया नजरों से देख कर कहती है, सारा। अखिल सारा के आंखों में आंखें डाल करके उसका नाम पुकारता है, जो सारा को एक पल के लिए अजीब सा एहसासों के तले दबा लेता है। पर वो अपने होश खोने से पहले होश में आ जाती है और कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सारा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाह रहा हूँ, जो 3 सालों से कहना चाह रहा था पर कभी मौका नहीं मिला, पर शायद अब सही वक्त आ गया है। विल बी मी माई गर्लफ्रेंड, आई लव यू। अखिल नीचे जमीन में एक पैर मोड़ करके बैठ करके सारा को प्रपोज करता है। उसके हाथ में एक फ्रेश लाल गुलाब होता है। समीर की इस हरकत पर सारा बुरी तरह चौंकी थी। उसने तो कभी नहीं अखिल के बारे में ऐसा सोचा था। सारा अखिल को कोई जवाब नहीं देती, बस वहां से जाने लगती है। सारा को जाता देख करके अखिल उसकी कलाई को पकड़ लेता है और कहता है, ऐसे मत जाओ, कुछ तो जवाब दो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी तब से जब मैं तुम्हें पहली बार इस कॉलेज में देखा था। प्लीज ना मत कहना। आई एम सॉरी अखिल, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, यू डिजर्व बेटर, क्योंकि मेरे दिल में कोई और है और मैं तुम्हें हाँ कह के धोखा नहीं दे सकती। हाँ, पर हम हमेशा एक अच्छे दोस्त रहेंगे, क्योंकि ये मुझसे नहीं हो पाएगा कि घर का मालिक कोई और हो और घर में रहे कोई और। मुझे माफ करना। कहते कहते सारा की आंखें भर आती हैं। वो अखिल की पकड़ से अपनी कलाई को छुड़वाती है और एक पल गंवाए बिना, वो किसी को भी बताए बिना कॉलेज से निकल जाती है।
पीछे अखिल ठगा सा खड़ा रह जाता है। उसके आंखों से भी आंसू की 2 बूंदें गिर जाती हैं। फ्लैशबैक एंड भाई सारा तुझे बहुत प्यार करती है और आज भी करती है। वो तुझसे अलग हो करके खुश थोड़ी ना रह पाएगी। वो बेवकूफ खुद को ही बर्बाद कर लेगी। अखिल पास्ट से बाहर आ करके समीर को अब समझाता है जो बुद्ध बना बैठा था। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं आज ही सारा से बात करूंगा। समीर अपनी जगह से उठ करके खड़ा होता है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ, तुम अकेले जाने के हालत में नहीं हो। अखिल कहता है नहीं मैं चला जाऊंगा। समीर तेज कदमों से वहां से निकल जाता है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? लैंडलाइन नंबर पे हॉस्पिटल से कॉल आया था। जो समीर के एक्सीडेंट की खबर देने के लिए हॉस्पिटल से घर पर कॉल किया गया था, क्योंकि क्लब से वापस आते वक्त समीर का एक्सीडेंट हो गया था और किसी भले शख्स ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सुरेश जी डरी और घबराई सोनिया जी को देख करके पूछते हैं। चलें, मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चले, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, ना जाने वो किस हाल में होगा। सोनिया जी घर से बाहर भागते हुए कहती हैं। थोड़ी ही देर में सुरेश जी सोनिया जी के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से पूछ करके समीर के वार्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ है मेरा बेटा? एक डॉक्टर को रूम से निकलता देख करके पूछते हैं। आप उनके डैड हैं? आपके बेटे को ऑपरेशन रूम में ले जाने की तैयारी हो रही है। काफी खून बह गया है, पर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, डॉक्टर सुरेश जी को दिलासा देते हुए कहते हैं। समीर को ऑपरेशन रूम में ले जाने की तैयारी हो रही थी। सोनिया जी का तो रो रो करके बुरा हाल हो रहा था। सुरेश जी अकेले उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। वो हॉस्पिटल के फैशनलिटी अदा करने में बिजी हो जा रहे थे बीच बीच में। तभी उन्होंने राहुल जी को कॉल करके सब बता दिया। आखिर एक वही तो थे जो उनके हर सुख दुख में काम आते थे। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है ना? राहुल जी को जल्दबाजी में घर से निकलता देख करके शालिनी जी पूछती हैं। कुछ ठीक नहीं है, समीर का एक्सीडेंट हो गया है और अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सारा के पिताजी अपने पैरों में जूते डालते हुए कहते हैं, हे भगवान, ये कैसे हुआ? मैं भी चलती हूँ आपके साथ। समीर को इस हालत में देख करके सोनिया जी खुद को संभाल नहीं पाएंगी। शालिनी जी भी राहुल जी के साथ चली जाती हैं। तभी हाल से गुजरती सारा के कानों में उनकी बात चली जाती है, जिसे सुन करके सारा कहती है, क्या हुआ माँ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? समीर हॉस्पिटल में है, क्या तुम्हें उसे देखने जाना है? शायद इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। इतना कुछ होने के बाद भी शालिनी जी नहीं चाहती थी कि सारा और समीर अलग हों। तभी वो पूछती है। वहीं समीर की हॉस्पिटल वाली बात सुन करके सारा के होश उड़ जाते हैं। वो भाग के उनके पास आती है और कहती है, क्या हुआ माँ उसे? कल तो सब ठीक था, मुझे ले चलो उसके पास। सारा लगभग रो ही पड़ी थी। पहले हॉस्पिटल चलते हैं, वहां सब पता चल जाएगा क्या हुआ है। राहुल जी कार की चाबी उठाते हुए कहते हैं। तभी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। सारा भी उनके साथ गई हुई थी। समीर को ऑपरेशन रूम में ले जाया जा चुका था। बाहर घर के सभी लोग परेशान खड़े थे। सोनिया जी का तो रो रो करके बुरा हाल हो रहा था, मगर उनको संभालने के लिए सारा और शालिनी जी भी आ गई थी, जिससे उनका रोना थोड़ा कम हो गया था। रो तो सारा भी रही थी, दर्द उसके सीने में भी उठ रहा था समीर को खोने का, मगर वो खुद को कमजोर दिखा करके सोनिया जी को और कमजोर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि समीर उनका इकलौता बेटा था। फिर अगर वो भी अपना सब्र खो देती तो उन्हें कौन संभालता। कुछ 1 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आते हैं, जिसे देख करके राहुल जी और सुरेश जी दोनों उसके पास जाते हैं। और सुरेश जी कहते हैं, डॉक्टर साहब क्या हुआ? बच्चा मेरा कैसा है, ठीक तो है ना? सुरेश जी घबराए हुए थे। जी आपका बेटा खतरे से बाहर है, होश आने के बाद आप लोग उससे मिल सकते हैं, डॉक्टर कहते हैं। कब तक आएगा होश उसे मेरे बच्चे को? मुझे अभी देखना है अपने बच्चे को। सोनिया जी अपने आप को संभालते हुए कहती हैं, उन्हें अभी भी रोना आ रहा था। हिम्मत रखें मिसेज कपूर, आप आधे घंटे बाद ही मिल सकती हैं। अभी उसे हम आईसीयू में ले जा रहे हैं। जब होश आएगा नर्स आपको इन्फॉर्म कर देगी, डॉक्टर दिलासा देते हुए कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
अब कैसा फील हो रहा है? सोनिया जी समीर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं। समीर के होश आने के बाद सभी उससे मिलने जाते हैं सिवाय सारा के। वो रूम के बाहर ही देख रही थी, वो रूम के बाहर से ही देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वो समीर को जी भर करके डांटना चाहती थी, उसे अपना प्यार जताना चाहती थी, पर वो किस हक से ये करती, यही सोच करके वो बाहर रुक गई। समीर काफी कमजोरी महसूस कर रहा था और डॉक्टर ने उसे ज्यादा बात करने से भी मना किया था, मगर वो हिम्मत करके पूछता है, माम सारा नहीं आई है क्या? समीर के आंखों में बेचैनी थी, वो बस सारा को देखना चाहता था। हाँ हाँ वो भी है। सोनिया जी रूम के दरवाजे की तरफ देख करके कहने को होती हैं। सारा खुद अंदर आ जाती है क्योंकि उससे भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था यूं बाहर से समीर को देखना, और वो अंदर आ गई, जिसे देख सोनिया जी मुस्कुरा देती हैं और अपने आंखों में आए आंसुओं को साफ करते हुए कहती हैं, आ गई सारा, अब मुझे लगता है सारा को तुमसे मिलने देना चाहिए। सोनिया जी कहती हैं, फिर शालिनी जी की तरफ देख करके कहती हैं, हमें बाहर चलना चाहिए। सोनिया जी दिल से चाहती थी कि सारा और समीर का रिश्ता ठीक हो जाए, इसलिए शायद उसे इस हालत में देख करके सारा का दिल पिघल जाए और समीर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाए। सभी बाहर आ जाते हैं। सारा हल्के हल्के कदमों से समीर की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। उसके आंखों में अब भी आंसू थे। वो साइड रखे स्टूल में आ करके बैठ जाती है और कहती है, अगर इतना ही गुस्सा आता है तो मुझ पर उतार लेते, यूं गाड़ी ठोकने की क्या जरूरत थी? और मैंने सुना है तूने पी रखे थे, कब से तू इतनी पीने लगा है? हाँ, एक बात कान खोल करके सुन लो, मैं तुझे डिवोर्स दे रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं समझना कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई है। गलती करने पर अब भी तेरा सर फोड़ दूंगी। सारा समीर को डांटते हुए कहती है। उसके अंदाज में गुस्सा कम प्यार ज्यादा झलक रहा था, जिसे देख करके समीर हंस देता है, पर उसकी भी आंखें भर आती हैं और कहता है, क्या सच में तुम मुझे छोड़ दोगी? नहीं, डिवोर्स दूंगी ताकि मुझे इस रिश्ते से आजाद कर सको। अब खुद को इतनी तकलीफ ना दें, आराम करें ताकि तेरा हाथ जल्दी ठीक हो और तू डिवोर्स पेपर पर जल्दी साइन करके आजाद हो जा। सारा हंसते हुए कहती है, पर आंखों में आंसू अभी भी थे और दिल में दर्द भी था। और अगर मैं कहूं कि मुझे इस रिश्ते में अब कैद ही रहना है, तब भी? समीर अपनी नम आंखों के साथ पूछता है, पर इससे पहले सारा कुछ कहती एक नर्स आ जाती है। एक्सक्यूज मी मैम, आप बाहर जाएं, इन्हें आराम की जरूरत है। ओके, सारा अपनी जगह से उठ करके बाहर चली जाती है। लगभग 10 दिन के ट्रीटमेंट के बाद समीर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और सभी उसे ले करके घर आ जाते हैं। समीर अब भी खुद से काम नहीं कर सकता था क्योंकि घाव अब भी ताजा थे और हाथ में फ्रैक्चर होने की वजह से प्लास्टर भी चढ़ा हुआ था। क्या तुम अपने घर नहीं जा रही हो? रात को जब सारा समीर के सोने के लिए उसका बिस्तर लगा रही थी तब समीर पूछता है। चाहता तो वो भी नहीं था कि सारा अब उससे दूर जाएगी। ठीक है, चली जाऊंगी अगर तू नहीं चाहता कि मैं यहाँ रुकूं, पर मैं तेरे ठीक होने के बाद ही जाऊंगी। सारा समीर के ऊपर कंबल डाल करके खुद सोफे की तरफ बढ़ जाती है। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, समीर अपनी सफाई देते हुए कहता है। हाँ मैं सब जानती हूँ, इसलिए तू सो जा क्योंकि तुझे आराम की जरूरत है। सारा सोफे पे लेटते हुए कहती है। क्या तुम वहीं सोने वाली हो? समीर पूछता है। हाँ क्यों? तुमने अपने कमरे में सिर्फ यही एक जगह तो मेरे नाम की थी। सारा कह करके अपना करवट बदल लेती है, जिससे उसकी पीठ समीर की तरफ हो जाती है और समीर भी आगे कुछ नहीं कहता सिवाय अपने मन में कहने के, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, पर अब और नहीं। मैं अब अपने बीच हर दूरियां और गलत फहमियां सब मिटा दूंगा। तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। सारा, क्या तुम मेरी ये शर्ट की बटन लगा सकती हो? समीर, जो कि अभी अभी नहा करके आया था, उसके एक्सीडेंट को 1 महीना हो गया था। हाथ का प्लास्टर खुल चुका था, घाव भी भर चुके थे, पर निशान बाकी थे और समीर अपने हाथ से ज्यादा काम नहीं कर सकता था। हाँ आती हूँ, 1 मिनट। सारा, जो कि सुबह समीर के उठने के बाद बेड की सिलवटें हटा रही थी, वो समीर की तरफ देख करके कहती है, दिखाओ मुझे लगा देती हूँ, फिर तुम नाश्ता कर लो।
मैं ले करके आती हूँ। 1 महीने में सारा ने बहुत ख्याल रखा था समीर का, उसके उठने बैठने, खाने सोने, दवाइयों तक का। शायद सारा ना होती तो वो इतनी जल्दी कभी ठीक ना हो पाता। किसी किसी दिन तो रात रात भर जाग करके उसका ख्याल रखती थी। सारा वो उसके शर्ट की बटन को काज में सेट करती हुई सारा को पुकारता है। सारा बटन लगाते हुए कहती है, आई लव यू। समीर सारा के चेहरे को देख करके कहता है, जो उसके बटन लगाने के लिए उसके सीने में घुसी हुई थी। समीर के मुंह से ये 3 वर्ड सुन करके उसके हाथ वहीं रुक जाते हैं, चेहरा पूरा गुलाबी हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी समीर कहता है, आई रियली लव यू सारा एंड आई एम सॉरी। आज तक मैंने जो भी किया उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मुझे एहसास नहीं था, मैं गलत था। रिया कभी मेरा सच्चा प्यार नहीं थी। हाँ, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैंने जो फैसला लिया है तो पीछे नहीं हटूंगी। और जैसा कि अब तुम ठीक हो गए हो तो मैं आज ही अपने घर चली जाऊंगी। तुम पेपर्स पर साइन कर देना। सारा समीर से थोड़ा दूर हट करके कहती है और कमरे से जाने के लिए मुड़ जाती है। समीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फिर कहता है, अगर तुम्हें अब मुझसे मोहब्बत नहीं है तो मेरा इतना ख्याल क्यों रखा? मुझे रहने देती ना अपने हाल पे। मैंने ये सब सिर्फ एक दोस्त के नाते किया है और कभी जरूरत पड़ी तो फिर करूंगी। पर तुम्हें मेरे प्यार का एहसास तब हुआ पर जब तुम पर मेरा एहसान हो गया, और मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास चाहिए ना कि एहसान। आई एम सॉरी। सारा कह करके रूम से निकल जाती है। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा, और इस बात का एहसान मैं तुम्हें जरूर कराऊँ, और मैं इस बात का एहसास तुम्हें जरूर कराऊंगा, क्योंकि मैं डिवोर्स पेपर पर तो साइन करने से रहा। समीर अपनी आंखों में आंसू लिए खुद से कहता है। सारा समीर के रूम से बाहर आ जाती है और सीढ़ियों से उतर करके नीचे हाल में आ जाती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, उस शर्म से खुद में ही सिमटी जा रही थी, जिसे देख करके सोनिया जी कहती हैं, क्या हुआ सारा बेटा, तुम इतनी खुद में। वो आगे कुछ बोल पाती कि सारा दौड़ करके उनके पास आती है। धीरे बोलो माम, क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मैं तो बस यूं पूछ रही थी कि तुम आज इतनी खुश किस बात से हो? सोनिया जी अपनी आवाज़ धीरे करके बोलती हैं, वो इसलिए क्योंकि गेम ऑन हो चुका है। आपके लाडले ने अपने दिल की बात मुझसे कह दी है, पर मैं उसे बिना सताए तो मानूंगी नहीं। उसने मुझे जितना सताया है ना, सबका बदला लूंगी। तो अब आप तैयार हैं ना? सारा खुशी से चहकते हुए कहती है और अपना हाथ उनके हाथ पर रख देती है। हाँ बिल्कुल, मैं तो अपनी बेटी के साथ ही हूँ। अब तो सबक सिखाना ही है उसे कि किसी के प्यार को नज़रअंदाज करने की क्या सजा होती है और उसे कितना दुख होता है। सुरेश जी जो कि ऑफिस के लिए निकल रहे थे, सारा की बात सुन करके उसकी तरफ ही बढ़ जाते हैं। ओके डैड, फिर मैं चलती हूँ, सारा कहती है। अच्छा सुनो, मेरे बेटे को ज़्यादा ना तड़पाना, जल्दी मान जाना, सोनिया जी सारा के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं। अब वो थी तो समीर की माँ ही, दिल कैसे उसे तड़पता देख सकता था, पर उसकी अकल ठिकाने लगाना भी बहुत जरूरी था। अगले कुछ दिनों बाद सुरेश जी अपने हाथों में कुछ कागज लिए समीर के कमरे में जाते हैं और कहते हैं, समीर बेटा, सारा ने फिर से कुछ पेपर भिजवाए हैं। उसने कहा है कि अगर तुम डिवोर्स नहीं देते तो वो पुलिस भेजेगी, और उसने 10 लाख रुपए की मांग की है। सुरेश जी समीर की तरफ पेपर बढ़ाते हुए कहते हैं, क्या? पर वो ऐसी तो नहीं कि इतना गिर जाएगी। मैं अभी उससे बात करूंगा, क्योंकि मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। उसके लिए फिर मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा। मैं कोशिश कर तो रहा हूं अपने बीच सब सही करने की, पर लगता है कि वो ऐसे नहीं मानेगी। इस बार वो नहीं बोल कर आऊंगा और उसे आना ही पड़ेगा मेरे पास। समीर गुस्से में बौखला गया था। वो हाथों में पेपर लिए सारा के घर की तरफ बढ़ जाता है। समीर सारा के घर जाकर के हाल में से ही चिल्लाना शुरू कर देता है। अरे क्या हुआ समीर बेटा, सब ठीक तो है ना? शालिनी जी अपने रूम से निकलते हुए कहती हैं। आंटी सारा कहाँ है? समीर तो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। वो अपने रूम में होगी, पर बताओ तो हुआ क्या है? शालिनी जी थोड़ा परेशान हो जाती हैं।
समीर सारा के रूम की तरफ बढ़ जाता है। शालिनी जी भी उसके पीछे भागती हैं। तभी राहुल जी उनका हाथ पकड़ करके रोक लेते हैं और कहते हैं, जाने दे उसे, यही सही वक्त है दोनों का बात करने का। और वैसे भी जो उसने पेपर लिए हुए हैं, कौन से ये असली हैं? ये तो अपने प्लान का हिस्सा था। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। राहुल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं। शालिनी जी भी हाँ में सिर हिला देती हैं। सारा, व्हाट इज दिस? समीर सारा के रूम में गुस्से में घुसता है और पेपर उसे दिखाते हुए कहता है, व्हाट, तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या डिवोर्स पेपर है? और अगर पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो मैं कम कर दूंगी, चलो 8 लाख ही दे देना। सारा जो कि सोफे पर लेटी बड़े मजे से कोई किताब पढ़ रही थी, समीर के आते ही उठ करके बैठ जाती है। सारा, बात पैसे की नहीं है, हमारे बीच के रिश्ते की है और मैं कोशिश कर तो रहा हूँ सब ठीक करने की। मैंने हर दिन तुमसे माफी मांगी है, आखिर तुम अब चाहती क्या हो? बस भी करो, इतना भी मत तड़पाओ यार, मैंने तुम्हें इतना भी दर्द नहीं दिया है। समीर सारा के सामने आकर के जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी, जिसे देख करके सारा का दिल उसे गले लगाने का कर रहा था, पर वो खुद के जज्बातों को रोक करके कहती है, मैं तुम्हें तड़पा नहीं रही हूँ, आज़ाद कर रही हूँ, खुद से, खुद के वजूद से। सारा एक बार फिर किताब खोल करके उसे ही देखने लगती है, क्योंकि समीर का तड़पता हुआ चेहरा उससे देखा नहीं जा रहा था। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने वजूद से दूर कर पाओगी? समीर लाल आंखें लिए सारा को घूरता है। अब किस तरह बताऊं, पेपर्स तो तुम्हारे ही हाथ में हैं। सारा अपनी किताब के पन्ने को पलटते हुए कहती है, ठीक है फिर। समीर इतना कहता है और सारा का चेहरा अपने हाथों में ले करके उसके ओंठों पे अपने ओंठ रख देता है। उसकी किस नॉर्मल नहीं थी, जैसे वो अपनी सारी भड़ास निकाल रहा हो। अपनी सारी भड़ास निकाल लेने के बाद वो सारा से दूर होता है। सारा के तो होश ही उड़े हुए थे, उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती कि समीर बोल पड़ा, अब तुम चुप ही रहो। नहीं, मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना बहुत अच्छे से आता है। और रही बात मुझे अपने वजूद से दूर रहने की, तो अगर अब तुम खुद से मेरे वजूद को मिटा सको तो बताना, क्योंकि तुम पर, तुम्हारी हर चीज पर आज से मेरे नाम की मोहर लग चुकी है। तो आइंदा से तुमने डिवोर्स की बात की या किसी और के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी जगह से उठते हुए, और हाँ, आज शाम तक का वक्त है, घर खुद चले आना, समीर वार्निंग देने वाले अंदाज में कहता है। नहीं आई तो? सारा के मुंह से अब कुछ 3 शब्द निकले थे। समीर हल्का सा झुक करके सारा के ओंठों पर अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, एक बार ना आ करके देखो, खुद पता चल जाएगा। और कह करके जाने लगता है। मैं नहीं आऊंगी और देखती हूँ तुम अब मेरे कमरे में कैसे आते हो। सारा जाते हुए समीर को देख करके कहती है, मुझे लगता है मुझे शाम तक का वेट करना ही चाहिए। समीर कह करके सारा की तरफ फिर बढ़ जाता है। क्या दूर रहे मुझसे? सारा सोफे में एक कोने सिमटती हुई कहती है, मैंने तुम्हें वक्त दिया था, पर शायद ये तुम्हें मंजूर नहीं, तो मुझे ये अभी ही करना पड़ेगा। समीर कह करके सारा के अपने कंधे पर उठा लेता है। वो तो शुक्र है उसकी चोटें अब ठीक हो चुकी थी, नहीं सारा को वो अभी भी नहीं ले जा पाता। समीर छोड़ो मुझे, तुम्हें चोट लग जाएगी फिर से, तुम अभी ठीक नहीं हुए हो। सारा खुद को छुड़ाते हुए कहती है, प्यार नहीं करती तो फिक्र भी मत करो। और रही बात मेरे चोट की, तो क्या तुम्हें याद नहीं है 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है मेरी एक्सीडेंट को। समीर सारा को उसी तरह कंधे से लादे सीढ़ियों से नीचे उतर आता है और सामने सोनिया जी और राहुल जी को देख करके कहता है, सॉरी अंकल आंटी, आपकी बेटी बहुत जिद्दी है तो मुझे ये रास्ता निकालना पड़ा। समीर कह करके घर से बाहर निकल जाने के लिए बढ़ जाता है। हे भगवान, क्या होगा इन दोनों का? अभी भी बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। ये सारा भी कम नहीं है, जब सब नाटक है तो मान क्यों नहीं जाती? बिल्कुल आप पर गई है, जिद्दी है। शालिनी जी जाते हुए समीर को देख करके कहती हैं, जो सारा को अपने कंधे पर किसी आटे को बोरी की तरह लादे हुए था, अरे अब इन दोनों के बीच तुम मुझे क्यों घसीट रही हो?
अब चलो भी नाश्ता दो मुझे, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, राहुल जी प्यार से कहते हैं। अरे समीर ये तुम क्या कर रहे हो, नीचे उतारो सारा को। समीर सारा को लिए अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था, तभी उनकी नजर समीर पर पड़ती है तो उसे रोकते हुए कहती हैं, माम आपकी बहू को लगता है जो ये बोलेगी बस वही होगा, पर शायद ये मुझे भूल गई है कि मैं भी समीर कपूर हूँ। समीर कहता है, माँ अपने बेटे से कहो मुझे नीचे उतार दे, वरना इस बार मैं खुद इसे ठोक दूंगी। सारा गुस्से से कहती है, हालांकि उसका गुस्सा झूठा था। अरे क्या हो रहा है यहाँ? समीर तुम सारा को ऐसे क्यों उठा रखे हो? तुम अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो, नीचे उतारो। सुरेश जी कहते हैं, चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी और अब खुद ही आकर के समझा रहे हैं, अब तो ये सीधे मेरे रूम में जा करके ही उतरेगी। समीर कह करके अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। माँ पापा बचाएं मुझे अपने बेटे से, पापा सारी नौटंकी करते हुए चिल्लाती है, जबकि उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी जिसे देख करके सुरेश जी और सोनिया जी दोनों ही हंस रहे थे। ये कभी नहीं सुधरेंगे। सोनिया जी अपना सर झटकते हुए कहती हैं, अच्छा मैं ऑफिस चलता हूँ, शाम को आ करके सब सुनूंगा इन दोनों के बारे में जो बच्चों जैसी अभी भी हरकतें करते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड से कभी शादी नहीं करनी चाहिए, उम्र भर लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती हैं। सुरेश जी बड़े मजे से कहते हैं, जिन्हें सोनिया जी घूर करके देखती हैं और किचन की तरफ बढ़ जाती हैं। अरे तुम तो नाराज हो गई, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो पर साथ में मोहब्बत भी हो ना। सुरेश जी भी उनको मनाने के इरादे से उनके पीछे हो लेते हैं। अरे तुम तो नाराज हो गई, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। समीर रूम में आ करके सारा को बेड पर पटकने वाले अंदाज में फेंकता है। आह जाहिल इंसान, ऐसे कौन फेंकता है? सारा अपनी कमर सहलाते हुए कहती है, ये जाहिल इंसान और भी बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम रूम में ही रहो, और अगर तुम यहाँ से एक कदम भी हिली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को तुम मुझे मेरे रूम में ही मिलना, एक अच्छी बीबी की तरह। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। समीर धमकाने वाले अंदाज में कहता है और रूम से निकल जाता है। हाय कपूर साहब, आपके आशियाना से जाना कौन चाहता है? ये तो आपके इम्तहान चल रहे हैं, लगता है पास हो जाएंगे। सारा बेड पर ठीक से लेटते हुए कहती है और अपने ओंठों को छू करके खुद से शर्म में सिमट जाती है। अब शाम के वक्त समीर और सुरेश जी दोनों साथ में ऑफिस से घर आते हैं। कार अलग थी पर घर साथ ही पहुंचे थे। सारा डाइनिंग टेबल के पास बैठी मटर छील रही थी। समीर सारा को एक नज़र देख करके रूम की तरफ बढ़ जाता है। सारा समीर को देख करके मुंह बना देती है, पर समीर को गुस्सा नहीं आता। वो मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाता है। ये इतना शांत कैसे है? दया कुछ तो गड़बड़ है, सारा खुद के मन में सोचती है। रात के डिनर के बाद समीर बिना कुछ कहे अपने रूम में चला जाता है। सारा के साथ साथ सुरेश जी और सोनिया जी भी हैरानी से देखते रह जाते हैं। ये इतना शांत कैसे है? अभी तक तो पूरा घर सर पर उठा लेना चाहिए था उसे। सारा कहती है, हाँ घर तो नहीं पर तुम्हें तो जरूर उठा करके ले जाता। सोनिया जी मजे से कहती हैं, क्या माँ आप भी? सारा शर्माते हुए कहती है, अच्छा अब मेरी बेटी को ज्यादा परेशान ना करो, जाओ सारा बेटा तुम भी जा करके आराम करो। सुरेश जी कहते हैं, हाँ। सारा मुस्कुराते हुए कहती है और उठ करके जाने लगती है। वो धीरे से रूम में अपने कदम रखती है तो देखती है समीर बेड पर बैठा अपना लैपटॉप चला रहा था, जिसे देख सारा राहत की सांस लेती है और वो चेंज करने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। नाइट सूट पहन करके आती है और सीधे जा करके सोफे पर लेट जाती है। सारा को सोफे पर लेटता देख करके समीर अपना लैपटॉप एक साइड रखता है और कंबल को उठा करके वो खुद सोफे पर आ जाता है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो मुझसे। समीर को खुद के करीब लेटता देख करके सारा कहती है, मगर समीर उसकी एक नहीं सुनता। वो खुद पर और उस पर कंबल डालते हुए लेट जाता है और सारा को कमर से अपने आगोश में भर लेता है। समीर ये क्या हरकत है? दूर हटो, तुम्हारे ऐसा करने से मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। सारा समीर को खुद से धकेलते हुए कहती है, ठीक है मत बदलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो अपनी वाइफ के पास हूँ। सारा भी आंखें बंद किए मजे से कहता है, समीर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में
सारा आगे कुछ बोल पाती समीर एक झटके से उसे अपने नीचे करके खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके होठों पर अपनी उंगली फेरते हुए कहता है, वैसे तुम एक्टिंग अच्छी करती हो पर अब करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम डिवोर्स तब दोगी ना जब वो पेपर्स असली रहे होंगे। समीर की बात पर सारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तो तुम्हें कैसे पता? सारा कहती है, मैं आज अपने एक वकील दोस्त के पास गया था तो उसने मुझे उन पेपरों की सच्चाई बताई। समीर सारा के आंखों में देखते हुए कहता है, वो अब भी सारा के पूरे चेहरे को सहला रहा था। हाँ तो अब सच्चाई जान गए हो तो हटो मेरे ऊपर से। सारा अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहती है, क्योंकि समीर उसकी आंखों में ही देख रहा था जिसमें एक अलग ही नशा था। तो तुम ये सब अभी तक मुझसे बदला लेने के लिए कर रही थी? हाँ, मुझे तुम तड़पा रही थी, समीर कहता है। हाँ तो और क्या, अब बात बराबर हो गई। तुमने भी तो मुझे कितना बुरा बुरा कहा था। तुम्हें तो कभी मेरा प्यार दिखता ही नहीं उस चुड़ैल के आगे। सारा मुंह बनाते हुए कहती है, अच्छा तो तुम मुझसे प्यार करती हो? समीर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ, अब हटो भी मेरे ऊपर से, मुझे छोड़ो भी अब। सारा धक्का देते हुए कहती है, क्योंकि उसे समीर को इस तरह से उसे छूना और देखना बेचैन कर रहा था। नहीं, अब इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुमने मुझसे बदला लिया है और जो तुमने इतने दिन मुझे तड़पाया है उसके लिए सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। समीर सारा की आंखों में शौखी से देखते हुए कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? सारा बुरी तरह हड़बड़ाई हुई थी। एक मिनट, तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतना कहते हुए समीर सारा के गुलाबी ओंठों पर अपने ओंठ रख देता है और देखते देखते दोनों कब दो जिस्म एक जान हो गए उन्हें भी नहीं पता चला। पूरा कमरा आज उनकी मोहब्बत के खुशबू से महक उठा था। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।